नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत 24। गुजरात में बीजेपी ने प्रचंड जीत के साथ ही इतिहास रच दिया है। 182 में से 156 सीटें अपने नाम कर ली हैं। कुल मिला के 86% सीटें बीजेपी ने हासिल की हैं। और ये मोदी मैजिक का ही कमाल है कि बीजेपी ने यहां सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। यानी कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच इस बार जो वोट का अंतर है वो दोगुना है। अपने आप में ये एक रिकॉर्ड है। 19 में से 15 मुस्लिम बाहुल्य सीटें बीजेपी अपने नाम कर ली हैं, जिसमें से 6 सीटें बीजेपी ने कभी नहीं जीती थी। और जाहिर बात है कि इन रिजल्ट्स के बाद तमाम चुनावी पंडित इस ऐतिहासिक जीत को डिकोड करने में लगे हुए हैं। और आज इसी को हम डिकोड करेंगे, इसी एक्स फैक्टर को हम समझेंगे जिसके आगे जुड़ा हुआ है मोदी, यानी कि एक्स फैक्टर मोदी। और इसी का विश्लेषण करने के लिए आज हम आपके लिए एक बार फिर से लेकर आए हैं द जेसी शो। और बहुत बहुत स्वागत करती हूं भारत 24 के सीईओ और एडिटर इन चीफ डॉक्टर जगदीश चंद्र का आपके अपने शो द जेसी शो में। सर, सबसे पहला सवाल मेरा यही है, क्योंकि आज हमने द जेसी शो की जो पंच लाइन रखी है वो है एक्स फैक्टर मोदी। इसके मायने सबसे पहले सर। इसके मायने क्लियर हैं। मोदी ऑल द वे, वन मैन शो मोदी, मैच ऑफ द मैन मोदी, मोदी ए टू जेड इन गुजरात, 156 ए मोदी मिरेकल। इसका मतलब यह है कि गुजरात की जो पटकथा है उसके लेखक, निर्माता, निर्देशक, हीरो सब कुछ मोदी हैं। और जब मोदी की बात करते हैं तो अमित शाह इनबिल्ट है उस स्टोरी के अंदर। एंड लुक एट द मैन मोदी। 21 दिन गुजरात में रहे, ऐसा प्रचार किया जैसे मुख्यमंत्री का चुनाव वो खुद लड़ रहे हो वहाँ जा कर के, जो है 12 दिन 12 यात्राएं इस तरह से बनाई, 21 दिन वहाँ पे रहे। और आप देखिए 52 कॉन्स्टिट्यूंसीज को कवर किया, 46 में विक्ट्री, सक्सेस रेट 88%। दिस इज़ कॉल्ड मोदी। इसीलिए मैं कांग्रेस के अपने मित्रों को सलाह देता हूं कि मोदी को गुजरात में मोदी शाह को वॉकओवर दे दो। सारा देश पड़ा है, कहीं और लड़ो। सो दे शुड बी वेरी केयरफुल while entering Gujarat because there is a X factor मोदी। That's all। सर, तो क्या कभी नरेंद्र मोदी जी हों खुद, या मोहन भागवत जी हों, अमित शाह हों, जेपी नड्डा हों, किसी ने सोचा था 156 का टारगेट अचीव करने का? मुश्किल है, लगता नहीं है। ये तो मन में था सबके कि क्रॉस करेंगे। 127 मोदी का खुद का बनाया हुआ रिकॉर्ड था, क्रॉस करेंगे। अमित शाह ने कहा रिकॉर्ड संख्या में जीतेंगे, जेपी नड्डा ने कहा रिकॉर्ड तोड़ेंगे। ये किसी ने नहीं कहा कि 150 140 पे लेके जाएंगे, एक्सेप्ट सीआर पाटिल। वो किस्सा एक आगे, वो आगे जाके उसको करेंगे। तो बेसिक कारण क्या है इन लोगों का कि फोकस करते हैं चुनाव पे हर तरह से। ये चुनाव कैसे लड़ते हैं जैसे जीवन का आखिरी चुनाव लड़ रहे हों। और चुनाव के मतदान की जो तारीख होती है एक रात पहले की, तो ये सोचते हैं जीवन की आखिरी तारीख है, कर गुजरो जो करना है। साम दाम दंड भेद से चुनाव लड़ते हैं और चुनाव जीतते हैं। और वैसे लॉजिकली अगर कहा जाए तो गुजरात में ये सब होना था, नॉट 150, 130 तक होना था। इसलिए प्राइम मिनिस्टर के आसपास जो लोग हैं उनका भी कहना था 129 आ जाएंगी। और कारण क्या था बेसिकली कि पिछले साल जो पोलिंग हुआ था तो वही भाजपा को जो मिलते हैं 50, 49, 48, 45 इस तरह से, तो बाकी ये कांग्रेस को मिलते हैं और आप भाजपा को मिलते हैं 55, 52, 53% इस तरह से जो है। तो उनका था कि बाकी जो 40-45 वोट हैं, ठीक है 55 हमारे हैं, 45 दूसरे हैं, वो जो 45 वोट्स हैं जो कांग्रेस के पास जाते हैं वो इस बार डिवाइड हो जाएंगे क्योंकि त्रिकोण संघर्ष है। और वो एग्जैक्टली हुआ। तो उनका कहना था कि 127 से ज़्यादा तो हम लाएंगे ही, 156 लाएंगे, इसका मुझे नहीं लगता किसी को अनुमान था। मिरेकल, हर आदमी खुश है 156 लेके। लेकिन वो आपका कहना सही है, मोहन भागवत से मोदी तक, अमित शाह तक, जेपी नड्डा तक, 156 तो किसी ने नहीं सोचा था। तो उम्मीद से भी कहीं ज्यादा मिल गया। ऑफ कोर्स। और जो वन मैन शो जो रहा मोदी का गुजरात में, जैसा कि आपने कहा भी, और ये दर्शाता है कि जो एक व्यक्ति हैं अर्थात नरेंद्र मोदी, वो पार्टी से भी बड़े हो गए हैं। क्या आप मेरे इस विचार से सहमत हैं? देखिए, इसको यूँ कहा जा सकता है कि गुजरात में भाजपा की नहीं मोदी की जीत हुई है। इसलिए ये फिलॉसफी, ये फिनोमिना, ये एक कहना चाहिए जैसे कि एक माहौल बनता है कि मोदी पार्टी से बड़े हो गए हैं। और देखा है तो सच है, एक व्यक्ति के हाथ में कमान है लोकप्रियता की। क्राउड पुलर कंट्री में बीजेपी के पास में या किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास में आज मोदी से बड़ा जो है कोई क्राउड पुलर इस कंट्री में आपको देखने को नहीं मिलता है। तो निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि मोदी आज पूरे संगठन में, पूरे समाज में, जो भाजपा का समाज है, विचार मंच है, उन सब में सबसे ज़्यादा पॉपुलर, सबसे ज़्यादा आगे हैं। इसलिए कहा जा सकता है कि मोदी आज इंडिविजुअली देखा जाए तो पार्टी से बड़े हो गए हैं। वो उनके महानता की पार्टी को प्रणाम करते हैं, पार्टी के अनुशासन में रहते हैं, लेकिन हो तो पार्टी से बड़े गए हैं। सिंगल मैन शो।
अहमदाबाद में 55 किलोमीटर लंबा रोड शो किया, क्या लगता है आपको चुनाव परिणाम जिस तरीके से सामने आए, कितना असर रहा इसका? देखिए, मोदी इज़ ए मास्टरमाइंड स्ट्रैटेजिस्ट। बनाते हैं, अमित शाह उसको एग्जीक्यूट करते हैं, उनको पता है कब क्या करना है। यूपी में चुनाव जीता था, अगले ही दिन जब सब लोग थकान उतार रहे थे, मोदी अहमदाबाद की फ़्लाइट में थे। अहमदाबाद पहुँचे, वहाँ 9 किलोमीटर लंबा रोड शो किया, चुनाव से 6 महीने पहले। आप यूँ मान लीजिए, सक्सेस। अपना खास तरह कुर्ता होता है उनका, आधी बाँह वाला सफ़ेद जो है वो पहन के चलते हैं वहाँ। हज़ारों लोग थे सड़क के दोनों तरफ। अब उन्होंने उसी को रिपीट किया, इस बार 55 किलोमीटर, 10 लाख लोग थे उसके अंदर। तो इट वॉज ए ग्रेट मास्टरमाइंड कार्ड प्लेड बाय मोदी just on the eve of second phase of elections, and that has given tremendous results. It was a mastermind stroke. जेसी सर, आप राजनीति को बड़ी ही बारीकी के साथ समझते हैं। मैं समझती हूँ कि वो पक्ष के नेता हो, विपक्ष के नेता हो, पर्सनली आपका लगाव काफी ज्यादा रहा है और आप उनको समझते हैं, उनकी राजनीति करने के अंदाज को भी समझते हैं। लेकिन मेरा सवाल क्या है? मेरा सवाल यह है कि क्या गुजरात को सिर्फ 2 ही लोग समझ पाए हैं, वो है मोदी और शाह? क्या लगता है आपको? ऑफ कोर्स ऐसा ही लगता है, और उसके अपने कारण हैं समझने के। गुजराती भाषा में उन्होंने चुनाव प्रचार किया, मास्टरमाइंड। सब पॉलिटिकल पार्टी देखती रह गई, ये क्या हुआ। एकदम से कनेक्ट बना लोगों के साथ में। जो लोग वोट नहीं भी देने वाले थे, गुजराती भाषा को उसमें आ गए। कौन सा वक्त कौन सा कार्ड चलना है ये बेटर जानते हैं, इसलिए निश्चित तौर पे ये कहा जा सकता है कि यही मास्टरमाइंड है और ये इसको करते हैं। मैं आपको 2-3 उदाहरण देता हूँ, उससे आपको मालूम पड़ेगा कि केवल यही 2 लोग गुजरात को क्यों समझते हैं। जनता समझाती है इनको। मैं चुनाव प्रचार में गया देखने के लिए, वहाँ पे अहमदाबाद एक मोहल्ले में गया, वहाँ से एक बस में बैठा, चला आगे। बस में एक छोटी सी बच्ची बैठी थी, तो मैंने ऐसे ही पूछा, स्कूल जाने वाली बच्ची थी, 3री-4थी क्लास में होगी। ऐसे मैंने इसके सिर पे हाथ रखा, तो मैंने कहा, नरेंद्र मोदी को जानते हो? उसने कहा, वो दिल्ली जाते रहते हैं कभी कभी। मैंने कहा, नहीं वो दिल्ली रहते हैं कि नहीं, वो गुजरात में रहते हैं, अहमदाबाद रहते हैं, वो कभी कभी दिल्ली जाते हैं। जब बहस करने लगी तो पिताजी दूर से उठ के आ गए। क्यों लड़कियों के साथ को आदमी बहस करता है तो हम माँ बाप देखते हैं भी क्या बात है, क्यों बहस कर रहा है। तो आगे उठ के उनका, क्या बात है साहब, क्या बहस हो रही है? हमने कहा बहस ये हो रही है कि मैं कह रहा हूँ नरेंद्र मोदी दिल्ली में रहते हैं, ये कह रही नहीं गुजरात में रहते हैं। तो उन्होंने कहा, देखिए आप गलत बात मत पढ़ाइए बच्चे को, वो गुजरात में ही रहते हैं, वो दिल्ली कभी कभी जाते हैं। लुक एट द पैशन ऑफ पीपल। कौन हराएगा नरेंद्र मोदी को? इन 2 से अलावा कौन समझेगा उस केस को? आगे बढ़ा थोड़ा सा तो 3 दरवाज़ा एरिया है, वहाँ पे जो है एक गोलगप्पे वाला खड़ा था। कहा भी कैसे क्या है? तो कहा कि साहब देखिए, पहले दंगे होते थे, 7 दिन में से 3 दिन बाज़ार बंद रहता था, कर्फ्यू रहता था अहमदाबाद, और विच इज़ हिस्टोरिकली करेक्ट, फैक्चुअली करेक्ट। तो घर से बच्चा जाता था काम करने, चिंता रहती थी कब लौटेगा, कब आएगा, चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, कोई भी हो, उसमें जो है। और वो चिंता ख़त्म होगी, दंगे बंद हो गए, हम लोग बहुत खुश हैं इस राज से। थोड़ा सा आगे चले, सूरत में देखा, तो सूरत में जो है 2 मज़ार मोदी गवर्नमेंट के लोगों ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने वहाँ से हटा दी थी, कोई सड़क निकालनी थी, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का पार्ट था वो। तो कहा भी तुम्हारी तो मज़ार हटा दी, फिर भी वोट दे रहे हो मोदी को। कहा कि साहब देखिए, मंदिर और मस्जिद, मंदिर भी तो हटे हैं गुजरात में, मोदी ने 150 मंदिर हटाए, हमारे तो 2 मज़ार हटी हैं। आप देखिए, लुक एट द सेंटिमेंट, स्टेट ऑफ माइंड ऑफ द पीपल जो है, हैं। तो कहते हैं विकास के रास्ते में जो भी आएगा मंदिर मस्जिद, मोदी हटा देंगे उसको। इस तरह का विचार है। तो इसीलिए मेरा कहना है कि गुजरात को यही लोग समझते हैं, यही लोग गुजरात को आगे करते हैं और सक्सेस को लेके सामने आते हैं। और अब वो विचार धीरे धीरे खत्म हो रहा है। मैंने आपसे कहा ना, हिंदू मुस्लिम वाली जो बात थी, मुस्लिम इलाकों में लोग चाह रहे हैं। एक और मुस्लिम इलाके में गया तो उन्होंने कहा, मैंने कहा आप तो वोट देते नहीं। उन्होंने कहा मोदी को वोट हम नहीं देते थे, लेकिन अब क्या करें, एक तो कोई विकल्प नहीं हमारे पास में, दूसरा क्या है कि डबल इंजन गवर्नमेंट की बात हम मानते हैं इस बात को, क्योंकि अगर दूसरी सरकार यहाँ आ जाएगी तो पानी नहीं आएगा, बिजली नहीं आएगी, सड़क नहीं बनेगा, पैसा नहीं आएगा। इसलिए हमें तो भैया खुश रहना है, अपना काम करना है, सड़क बनानी है, पानी करना है, हम तो भी इसी को वोट देंगे। तो ये जहाँ सिचुएशन जिस स्टेट में हो वोटर के माइंड की, तो निश्चित तौर पे मैं कह सकता हूँ इस स्टेट को 2 ही व्यक्ति समझते हैं, मोदी एंड अमित शाह। क्योंकि आपने 2 नाम लिए सर, अभी तक क्या होता था कि एक मोदी थे गुजरात में, उसके बाद दूसरा चेहरा अमित शाह, लेकिन अब थोड़ा सा और आगे बढ़े, क्या इस कतार में अब CR पाटिल का नाम भी है? CR पाटिल आप कह सकते हैं एक जैसे कहना चाहिए कि ट्रबल शूटर है एक तरह से। चेहरा तो मैं उसको एग्जैक्टली नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ उसकी हैसियत के हिसाब से आप कह सकते हैं, उसकी हैसियत मुख्यमंत्री से थोड़ी बड़ी आंकी जाती है गुजरात के अंदर।
तो मोदी और अमित शाह के बाद में आप कह सकते हैं सेकंड कतार के अंदर वो खड़े हैं कहीं ना कहीं, और वो इसलिए खड़े हैं कि उनका आइडिया सही निकल गया इस बार। वो पार्टी प्रेसिडेंट थे, मोदी की पर्सनल चॉइस थे। वैसे तो अमित शाह की सहमति के बिना गुजरात में कुछ हो नहीं सकता, मोदी जी भी करते हैं तो पूछ के करते हैं, मेड फॉर ईच अदर, दे आर नेचुरल एलाइज जो है। लेकिन उन्होंने अच्छा काम किया और प्रशासन से भी उनका अच्छा तालमेल था। सबसे खास बात क्या थी, वो एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कहा था कि 150 सीट आएंगी, और 150 सीट नहीं आएंगी तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूँगा। मैंने पिछला जैसी शो किया था गुजरात में भी, तो मैंने इस बात का जिक्र किया था, और वो आ गई 150 सीट। सबसे पहले तो मोदी का करिश्मा तो है ही है, लेकिन इसमें जो डबल इम्पैक्ट अगर हम कहें तो वो अमित शाह, और जो चुनावी रणनीति रही, जो धुआंधार चुनाव प्रचार रहा, उसमें अमित शाह जो कि सियासत के चाणक्य कहे जाते हैं, उनकी भूमिका को आप कैसे देखते हैं? उनकी भूमिका पैरेलल है। मैंने कहा नेचुरल एलाइज, वो तो 11-12 से उन्होंने शुरू कर दिया था ताना बाना मुन्ना कि हम एक दिन 100-150 सीट जो है इसमें से लाएंगे। डीलिमिटेशन वो 11-12 से कर रहे हैं बैठ के, उसको जो है अब जाकर मेटलाइज हुआ। अब जब चुनाव होने लगा तो 10 दिन के लिए गुजरात बैठ गए जा करके, नरेंद्र भाई ने भेजा कि जाइए देखिए वहाँ जा करके। तो मास्टरमाइंड आदमी, सारी स्ट्रेटजी बनाते हैं, उसको एग्जीक्यूट करते हैं, इसीलिए आप उन्हें चाणक्य कहते हैं। तो कुल मिला के क्या है कि शुरू से अंत तक वो सारे मैनेजमेंट में रहे, ट्रबल शूटर की तरह भी रहे और गेम चेंजर की तरह भी रहे। और कितना प्रचार उन्होंने किया, आप देखिए 23 रैलीज उन्होंने की, 108 विधानसभा क्षेत्रों को कवर किया उन्होंने, और बार बार जो बागी उठते थे, बागियों को कंट्रोल करने का काम उन्होंने किया। CR पाटिल के साथ तालमेल बैठाया, और कुल मिला के क्या है कि एज ए नंबर 2 नरेंद्र मोदी के प्रधान सेनापति के रूप में ही डिड वंडर्स इन गुजरात। दैट्स ऑल। सर, क्या लगता है आपको, जिस तरीके से गुजरात में चुनाव प्रचार पूरी तरीके से धुआंधार तरीके से किया गया, इस पूरे प्रोसेस में JP नड्डा का कद और रोल बढ़ा है? ऑफ कोर्स, उनकी स्टेचर, उनका कद, PMO के आसपास की डिसीजन मेकिंग जो प्रोसेस है उसमें उनका से हुआ है। और इसका रीज़न है, ही इज़ ए लॉयलिस्ट, ही इज़ ए हार्ड वर्किंग पर्सन, ही इज़ ए जेंटलमैन, लो प्रोफाइल, जिसे कहना चाहिए साइलेंट परफॉर्मर। तो उनका कद बढ़ा है, और उनको जिम्मेदारियाँ जो दी जा रही हैं उससे भी लगता है कि वो जो की हैं आफ्टर अमित शाह जो है, आप कहिए, हालांकि इनकी पोजीशन पार्टी प्रेसिडेंट की है, विच इज़ दैट वे यू कैन से आफ्टर प्राइम मिनिस्टर, लेकिन प्रैक्टिकली जो है आफ्टर अमित शाह जो है, नाउ ही इज़ द थर्ड इम्पॉर्टेंट पर्सन अराउंड द प्राइम मिनिस्टर। गुजरात में यात्रा का जो होना था, शुरुआत होनी थी, वो उन्होंने की, नड्डा के हाथ से हुई जा करके। और मुझे ऐसा लगता है कि उनका कार्यकाल ख़त्म ज़रूर हो रहा है, लेकिन 2024 तक तो चलेंगे ही वो। हो सकता है उनके परफॉर्मेंस और कोऑर्डिनेशन और फ्लेक्सिबिलिटी को देख के शायद 2024 के बाद भी वो कंटिन्यू करें इस पद पे, तो कोई आश्चर्य नहीं है। सर, मोदी की ऐतिहासिक जीत के बाद आपने दूसरे दिन के समाचार पत्र, उसकी हेडलाइन ज़रूर देखी होगी। इतना समर्पण भाव मीडिया का नरेंद्र मोदी के प्रति, इसको कैसे देखिए? वो तो क्या होता है कि मीडिया के लिए चुनाव उत्सव होता है, उसमें जो हीरो होता है, हीरो की उपासना सभी करते हैं, और मीडिया तो बाय एंड लार्ज मोदी का समर्थन करता ही है। वो भी उनकी प्रतिभा से, उनके टैलेंट से प्रभावित रहता है। मैं कुछ एक हेडलाइन बताता हूँ आपको जो है। एक हेडलाइन थी भास्कर अखबार के अंदर, उसमें थी कि गुजरात का सीना अब 156 इंच। क्या हेडलाइन है देखिए आप। पत्रिका में थी, गुजराती में बोलो हमें प्रेम करो छो। हेडलाइन है ना, हेडलाइन तो उत्सव होता है। टाइम्स ऑफ इंडिया की थी, मोदी गुजरात क्रशेस कांग्रेस एंड आप। ऐसी कई हेडलाइंस आई, तो मुझे अच्छा लगता है हेडलाइंस देखना, तो मैंने देखी हेडलाइंस, मुझे अच्छी लगी। तो मीडिया वालों को मज़ा आता है हेडलाइन देने में। जब चुनाव होता है तो मीडिया वालों के लिए एक दिवाली या उत्सव जैसा होता है। इस बार भी हुआ, तो कंपटीशन इस बार था कि बेस्ट हेडलाइन कौन फाइल करता है। तो ये कुछ एक हेडलाइंस मैंने बताई आपको, दे आर क्वाइट चार्मिंग एंड अट्रैक्टिव। जी, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया में जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी को लेकर जो पॉजिटिव प्रोजेक्शन किया गया, उसको आप सर कैसे देखते हैं? वो अद्भुत था, इस बार अनयूजुअल भी था, अद्भुत भी था। क्यों? एक आम प्रवृत्ति रही है भारत के नेताओं की, थोड़ा सा उनको डाउन साइज देखने की विदेश में। हालांकि पिछले 7-8 साल से ये टेंडेंसी चेंज हुई है, बिकॉज मोदी इज एमर्ज एज ए ग्लोबल लीडर। तो इंटरनेशनल मीडिया ने खूब सपोर्ट किया। आप देखिए कि अल जजीरा जो रेयरली सपोर्ट करता है, उन्होंने सपोर्ट किया। आप फिर देखिए वहाँ जो इंडिपेंडेंट सस्वा जो आपका पोर्ट है, आपका न्यूज़ का जो है आपकी वेबसाइट है, उसने सपोर्ट किया। एक और तीसरा बड़ा मीडिया समूह है ब्रिटेन का, एक गार्जियन, उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया। और सपोर्ट में सब एक ही बात कही गई कि मोदी हैज़ ए करिश्मा एंड इज़ ए कंबाइन ऑफ डेवलपमेंट एंड रिलीजन, मीन्स हिंदुत्व जो है, ये सबने तारीफ़ की, अच्छा लगा। तो मोदी के इस महिमा मंडन से राष्ट्रवासियों का सिर गर्व से ऊपर उठा है कि विदेशों में शायद पहला मौका था जब भारत के प्रधानमंत्री की इतने खुलकर विदेशी मीडिया ने, इंटरनेशनल मीडिया ने तारीफ़ की है।
सर अब G20 की अध्यक्षता भारत करने वाला है और प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरीके से इसको लेकर नैरेटिव सेट किया है, क्या लगता है इसका फायदा 2024 के आम चुनाव में भाजपा को मिलेगा? मैंने पहले भी कहा है कि नरेंद्र मोदी अच्छी तरह से जानते हैं और उनके आसपास के लोग, चाहे वो आप कह दीजिए हिरेन जोशी हों, चाहे दूसरे सीनियर ऑफिसर्स हों, वो बड़ा परफेक्ट उनका ट्यूनिंग आपस में रहता है, उनको पता रहता है कौन सी अपॉर्चुनिटी को कैसे एनकैश करना है। तो G20 एक अपॉर्चुनिटी है, इसलिए सरकार ने इसको कैच किया, प्रधानमंत्री ने कैच किया उसको, और ये सरेआम फिर ये धारणा बनी, इट इज़ एन अपॉर्चुनिटी टू शोकेस द स्ट्रेंथ ऑफ इंडिया एट ग्लोब लेवल अक्रॉस द वर्ल्ड जिसे कहते हैं। तो बड़ा प्रचार हो रहा है उसका, 2024 में लाभ निश्चित तौर पे मिलेगा। और मोदी जी ने खुद ने कहा है कि ये जो G20 का गौरव है मेरे अकेले का नहीं है, राष्ट्रवासियों का है, प्रत्येक भारतीय का है ये। तो इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया उन्होंने, पकड़ा उन्होंने। तो निश्चित तौर पे एक माहौल आने वाले दिनों में आप देखेंगे बनेगा पूरे देश में कि G20 में जो चेयरमैनशिप है इंडिया की, प्राइम मिनिस्टर की, उसको पूरे तौर पे एनकैश किया जाएगा, उसका प्रचार किया जाएगा। और ऑफ कोर्स फिर जो प्रचार होता है तो 2024 कौन सा दूर है, उस पर इसका प्रभाव पड़ेगा। जैसे सर गुजरात में कांग्रेस पार्टी की शर्मनाक हार हुई है, उसको देखते हुए कांग्रेस के बड़े लीडर, कद्दावर नेता, राजस्थान के जाने माने नेता ने डॉक्टर रघु शर्मा ने इस्तीफा दे दिया। क्या लगता है आपको गुजरात के बाकी कांग्रेस लीडर भी इसको फॉलो करेंगे, अनुसरण करेंगे इसका? देखिए अभी तो कांग्रेस वैसे क्या बेसिकली लीडरलेस पार्टी एट द मोमेंट, इवन इफ खड़गे इज देयर एंड एवरीबडी इज देयर, लेकिन कोई निर्णय की प्रक्रिया वहाँ तय नहीं है। रघु शर्मा ने आगे बढ़ के निराश हो गए, दुखी होकर अपनी जिम्मेदारी समझते हुए एक पहल करी और इस्तीफा दे दिया। अब वहाँ की जो पार्टी चीफ हैं या CLP लीडर हैं वो इस्तीफा देंगे कि नहीं, इट इज़ येट टू बी सीन। देंगे तब भी कोई रेलेवेंस नहीं है, खुद ही चुनाव हार गए, तीसरे नंबर पे थे अभी जिसे कहते हैं। पहले CLP लीडर थे, वो 50,000 से चुनाव हार गए। रघु शर्मा खुद ऐसा महसूस करते हैं कि 2 साल तक वहाँ पे न तो कोई स्टेट का कांग्रेस का चीफ रहा, न CLP लीडर रहा, तो ऐसे में क्या करो। रही बात रघु शर्मा की, ही हिमसेल्फ इज़ ए गुड पार्टी लीडर, राजस्थान में मंत्री थे और उसके अलावा 2 उपचुनाव हुए, उसमें उन्होंने अपना हुनर दिखाया धर्मेंद्र राठौड़ के साथ और उस चुनाव को जीता जा करके। तो क्या ये शुरुआत है एक तरह से, और शुरुआत है या अंत है ये भी नहीं कहा सकता, क्योंकि राहुल गांधी को टाइम मिलेगा यात्रा से, तब तो इन मुद्दों पर विचार होगा कभी और तब जाके कोई फैसला होगा। बहरहाल ये है कि रघु शर्मा का इस्तीफा हुआ है, दूसरे इस्तीफे होने चाहिए, ऐसा एक अनुमान है। जी सर कांग्रेस की इस पूरी हार को राहुल गांधी कितने जिम्मेदार हैं इसके लिए? और ऐसा नहीं लगता कि भारत जोड़ो यात्रा पर राहुल गांधी निकले हैं, लेकिन इसकी शुरुआत गुजरात चुनाव के बाद होनी चाहिए थी? 2 बातें हैं, एक तो गुजरात के लिए कितने जिम्मेदार हैं, तो निर्णय नहीं करने के लिए जिम्मेदार हैं। 2 साल तक पद खाली रहे वहाँ पे, आप देखिए, न तो वहाँ पार्टी चीफ था न CLP लीडर था, क्या मजाक है। तो क्या होगा, क्या संगठन कैसे काम करेगा, न कोई रिसोर्स मैनेजमेंट है वहाँ पे, न कोई क्लैरिटी है। अशोक गहलोत को बना रखा, उसकी भी क्लैरिटी नहीं थी। दैट वे जो है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस क्या, किसी को फुर्सत नहीं है। 2 साल आपने यहाँ गंवा दिए कि अध्यक्ष बनेंगे कि नहीं खुद हम पार्टी के, 2 साल आपने वहाँ गंवा दिए। तो जिम्मेदार तो हैं वो, क्योंकि पार्टी के घोषित अध्यक्ष और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अभी भी राहुल गांधी हैं। रही बात यात्रा की, तो ऑफकोर्स एक पॉलिटिशियन के नाते यात्रा का समय गलत था, इट वॉज नॉट अप्रोप्रिएट। पार्लियामेंट चल रही है, ठीक है ना, आप देख रहे हैं चुनाव हो रहा है, हिमाचल में हो रहा है, यहाँ हो रहा है। हिमाचल चलिए, मान लीजिए बहन जी चली गई, प्रियंका गांधी चली गई, अभी गुजरात का चैलेंज था, पार्लियामेंट का चैलेंज, ऐसे में आपको यहाँ होना चाहिए, आप यात्रा पे चले गए। तो निश्चित तौर पे उन्होंने गुजरात जाके 2 दिन रैलियाँ वैलियाँ करी, लेकिन वो तो एक सिम्बॉलिक होता है ना, आपको वहाँ रहना चाहिए था 15 दिन। तो आई फील पर्सनली ही इज़ रेस्पॉन्सिबल टू ए लार्ज एक्सटेंट। कांग्रेस अध्यक्ष पद संभाल चुके हैं मल्लिकार्जुन खड़गे सर, लेकिन क्या लगता है आपको अभी भी नेतृत्व की कमी है, संकट अभी भी टला नहीं है? और दूसरा सवाल इसी के साथ मेरा ये भी है, क्या पावर सेंटर अभी भी 3 खेमों में बटा हुआ है गांधी परिवार में? आपको क्या लगता है? ऑफ कोर्स आप देखिए कि नेतृत्व का संकट तो है ही। अब खड़गे बन गए हैं, लेकिन फैसले कहाँ कर पा रहे हैं वो, और कहाँ कैसे कर पाएंगे। सेरेमोनियल अध्यक्ष हैं एक तरह से, और राहुल गांधी किसी को वक्त है नहीं। और आप देख रहे हैं 3 पावर सेंटर अपनी जगह सही है, बात हो, कोई सहमति नहीं बन पाती है। तो मैंने कहा ना कि हेडलेस पार्टी की तरह है कांग्रेस पार्टी अभी, तो पावर सेंटर अपनी जगह अलग हैं। वो खड़गे उस तरह से आज़ादी से काम कर नहीं सकते, कोई व्यक्ति नहीं कर सकता वहाँ पे जो है। तो कांग्रेस अध्यक्ष दूसरे को बनाने के बाद भी एक्चुअल पावर आज भी गांधी जी के पास है। तो यस, देयर इज़ ए स्टिल लीडरशिप क्राइसिस इन द कांग्रेस। और सर हिमाचल में जिस तरीके से कांग्रेस की जीत हुई है, प्रियंका गांधी चुनाव प्रचार करती हुई दिखी और कांग्रेस जीत भी गई, ऐसे में आप प्रियंका गांधी के रोल को किस तरीके से देखते हैं? प्रियंका गांधी रोल अच्छा था, उनका मकान है वहाँ, गई थी 4 दिन वहाँ थी वहाँ पे। वैसे वो
5 जिलों में गई, एक तरह से 5 बड़ी सभाएं उन्होंने करी और उन 5 जिलों को देखते हुए जो है 22 सीटें थी, तो 22 सीटें आई हैं। तो यू कैन क्रेडिट हर कि हाँ भाई, प्रियंका गांधी कहने से चुनाव जीता है। हालांकि हिमाचल का चुनाव कैसे जीता उसमें किसी एक व्यक्ति का रोल नहीं है। प्रियंका जब वहाँ थी तो कुछ शिकायत भी की थी लोगों ने कि मोबाइल ऑफ था उनका। कुछ लोगों ने कहा था पार्टी ऑफिस में आइए शिमला के अंदर, घोषणा पत्र जारी करिए यहाँ पार्टी का, तो नहीं आई। वो शिमला में थे लेकिन कनेक्ट नहीं होता वर्कर से, कार्यकर्ता से, वो मतलब क्या गैप रहता है। बट स्टिल ऑन द फेस वैल्यू एंड बीइंग फेयर टू हर, वी कैन से कि यस शी हैड ए रोल एंड शी इज़ वन हिमाचल। 2 सवाल और है सर मेरे। गुजरात में ओवैसी की पार्टी का क्या रोल रहा? ये तो ओवैसी से जुड़ा हुआ सवाल हो गया, लेकिन 2024 के मद्देनजर आप राहुल की कांग्रेस को किस तरह से देखते हैं? देखिए, ओबीसी तो कुछ नहीं, 0.29% उनका वोट शेयर रहा और वो करते हैं जिस तरह से आप जानते हैं। और रही बात इसकी कि 2024 में आप जो कह रहे हैं, तो ओबीसी का कोई रोल इस तरह का मुझे दिखाई देता नहीं है। और वैसे केजरीवाल हो या ओबीसी हो, इनका रोल एक ही तरह का रहता है, इस तरह से कि खेल को बिगाड़ना है, खेल में घुसना है, दैट वे। तो ओबीसी का कोई इम्पोर्टेंट रोल वहाँ पे नहीं था, दैट वे। यस पूर्णिमा, हाँ। सर, हिमाचल हाँ। प्रदेश में कांग्रेस को बहुमत तो मिला, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अब वहाँ मुख्यमंत्री कौन बनेगा? हिमाचल में कांग्रेस आलाकमान अगर मेरिट पे फैसला करेगा या सुक्खू को बनाएगा। मैंने सुक्खू को रात टेलीविजन पे सुना, एक अनुशासित कार्यकर्ता बोल रहे थे कि हमारे में कोई विवाद नहीं, जो पार्टी का फैसला होगा मुझे मंजूर है। एक लाइन का प्रस्ताव पास करवाया उन्होंने, आलाकमान की बात रखी, फैसला आलाकमान पे छोड़ा। तो दैट वे सिक्खू का नाम मुझे लगता है और वो मुख्यमंत्री बनने की और आगे बढ़ रहे हैं। जी बिल्कुल, ये तो आगे क्लियर होगा। लेकिन जहां तक सर कार्यकर्ताओं की बात है, चाहे बीजेपी की बात करें या कांग्रेस की बात करें, कल्चर में बेसिक डिफरेंस क्या नजर आता है? बेसिक डिफरेंस ये है कि बीजेपी वर्कर ओरिएंटेड पार्टी है और कांग्रेस लीडर ओरिएंटेड पार्टी है। आप एक तरह से कह दीजिए, आप एक छोटी सी घटना से अंदाज़ा लगा लीजिए इस तरह कि। और दूसरा फ़र्क क्या है, संगठन का फ़र्क है दोनों में। वो संगठन से चलते हैं, एक एक वोट के लिए लड़ते हैं, झगड़ते हैं, संगठन मौजूद बनाते हैं। यहाँ संगठन का आता पता ही नहीं है। आप देख रहे हैं यहाँ पे खड़गे अध्यक्ष बन गए, लेकिन कोई ऐसी स्थिति नहीं। राज्यों में 20वें जगह पे ना अभी भी पोस्टें खाली पड़ी हैं। आपके जिला अध्यक्ष नहीं बने, आपके ब्लॉक अध्यक्ष नहीं बने, आपके वो नहीं बने। और पहला सवाल आपका क्या था, पार्ट जो आपने कहा इसी में? सर दोनों के कल्चर का बेसिक। हाँ, कल्चर का जो मैंने आपसे कहा ना, वो कार्यकर्ता ओरिएंटेड पार्टी, ये नेता ओरिएंटेड पार्टी है। एक उदाहरण देखिए, भी 3 दिन पहले जीत हुई हिमाचल में कांग्रेस की। कांग्रेस उम्मीद कर रही थी कि जनपद के दरवाजे खुलेंगे, 10 जनपद के, एआईसी हेडक्वार्टर पर लड्डू कचौरी बटेंगे, मालाएं होंगी, नारे लगेंगे और भंगड़ा करने लोग आते हैं, वो आएंगे, माहौल बनेगा। कुछ नहीं, कार्यकर्ता देख रहे, पता लगा नेता सब कहाँ हैं। नेता स्वयं माधोपुर हैं, रणथंभौर हैं, शेर को देख रहे हैं, भालू को देख रहे हैं, उसको जो है वहाँ बैठ के। सोनिया जी का बर्थडे है तो परिवार के नाते प्रियंका गांधी वहाँ है, राहुल गांधी भी वहाँ हैं। भैया बर्थडे मनाइए, पर कार्यकर्ताओं के लिए स्वयं माधोपुर में एक थड़ी तो बना दीजिए कि हम इस समय दर्शन देने आएंगे यहाँ पे, और 500 कार्यकर्ता जो आना चाहते हैं आके हमें देख लें, नमस्ते कर लें, हमें बधाई दे दें। एआईसीसी में काउंटर खोल दीजिए, शिमला में खोल देते कोई लड्डू को चोरी, कुछ नहीं, कहीं कोई अता पता नहीं। तो एक बेसिक डिफरेंस है उनमें। तो इनको क्या है कि न तो हारने का गम है न जीतने की खुशी है। अरे यार कैसी पार्टी है, तो ठीक है भाई, नागरिक हैं, देश को देख रहे हैं, इसे भी देख रहे हैं। सर वापस गुजरात पे, क्या हार्दिक पटेल ने भाजपा की टिकट पे चुनाव लड़के अपना प्रायश्चित पूरा कर लिया? कह सकते हैं आप एक तरह से। संघर्ष तो बहुत किया, लेकिन मोदी और अमित शाह के शासन में चली नहीं। अल्टीमेट सरेंडर हुआ, बीजेपी में आ गए, अब 50-55 हज़ार वोट से जीत गए हैं, तो एजेंडा को बढ़ा रहे हैं। तो एक तरह से ये ब्रिलियंट क्वेश्चन आपने कहा, तो हो सकता है एक तरह से अपन कह सकते हैं कि उन्होंने वहाँ आने का प्रायश्चित पूरा कर लिया। सर, इस चुनाव में 5 सीटें जीतकर आम आदमी पार्टी ने गुजरात की राजनीति में एंट्री ले ली है, तो क्या उसके कोई दूसरे दूरगामी परिणाम भी देखने को मिलेंगे? बिल्कुल मिलेंगे। इट्स एंट्री ओनली इन गुजरात। और केजरीवाल का एक क्लियर है प्रिंसिपल इसके अंदर, पहला चुनाव लड़ते हैं हारने के लिए, दूसरा चुनाव लड़ते हैं हरवाने के लिए, और तीसरा लड़ते हैं खुद जीतने के लिए। पंजाब में देखिए कैसे घुसे थे वो, 20 सीट लेके घुसे 2017 में, आज 92 सीट पे खड़े हुए हैं। वो तो एक बात है। अब बात यह है कि हरवाने के लिए कहाँ कहाँ जाएंगे, तो आगे चुनाव आने वाले हैं। 9 राज्यों में चुनाव हैं इसी 2023 के अंदर, शुरू में और अंत में जो है। खास करके हिंदी बेल्ट देख लीजिए आप, राजस्थान, मध्य, छत्तीसगढ़, सब जगह आएंगे। जो गुजरात में हुआ कि कांग्रेस का वोट बट गया, निश्चित तौर पर सभी राज्यों में कांग्रेस का वोट इनके कारण से बचेगा। कांग्रेस वीक होगी, उसका डायरेक्ट बेनिफिट बीजेपी को मिलेगा। तो दूरगामी परिणाम होंगे इसके। कांग्रेस लॉस इज़ द ओनली दूरगामी परिणाम ऑफ आर पार्टीज एंट्री इन पंजाब दिस गुजरात।
सर अब बारी है कर्नाटक की। तो अब गुजरात के जो ये नतीजे आए हैं तो भाजपा की रणनीति में बदलाव होगा या यूं ही चलते रहेंगे? नहीं, नीति में बदलाव होगा, इससे उनका मनोबल बढ़ा हुआ है भाजपा वालों का। वैसे तो क्या नरेंद्र मोदी हमेशा मनोबल तो हमेशा बढ़ा रहता है। उनका तापमान तो 24 घंटे में किसी से थर्मामीटर लगा लिए एक जैसा ही दिखाई देगा, अप होते हैं वो हमेशा ही, ठीक है। अब रही बात कर्नाटक की, तो कर्नाटक वाले डरे हुए हैं। अरुण सिंह जी इंचार्ज हैं, वो भी सोच रहे होंगे कि मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, क्या क्या सर्जरी करनी पड़ेगी आने वाले दिनों में। अब गुजरात में आप देखिए ना, नरेंद्र मोदी अमित शाह ने केवल 14 महीने पहले पूरा मंत्रिमंडल बदल दिया, चीफ मिनिस्टर बदल दिया, 22 मंत्री बदल दिए, और फिर चुनाव आया, 38 टिकट कट गए, मुख्यमंत्री कट गए, डिप्टी चीफ मिनिस्टर कट गए, 5 मंत्री कट गए, और परिणाम 156 सीट, ठीक है ना। तो कर्नाटक वाले देख रहे हैं कि ब्लड शेड यहाँ पे होगा तो सब हटेंगे। 103 नए चेहरे गुजरात में आ गए हैं, तो 100 चेहरे वहाँ भी आ जाएंगे। 20 लोग तो ऐसे ही वहाँ 65 पार कर चुके हैं, वैसे ही वो रिटायरिंग मोड में आ गए हैं, दैट वे जो है। तो गुजरात वाले कर्नाटक वाले जो घबराए हुए हैं गुजरात की घटनाओं से, तो स्वाभाविक तौर पे वहाँ सर्जरी होगी। और हालांकि सरकार है उनकी, लेकिन मन में थे ना, ये लोग चांस नहीं लेते, दैट वे। येदियुरप्पा क्या सोचेंगे, दूसरा क्या सोचेगा, पहले से इंजाम रखते हैं जो है। तो ये सवाल आपका बिल्कुल सही है। गुजरात में रिपीट, सॉरी दिस ईयर कर्नाटक में रिपीट गुजरात एक्सपेरिमेंट्स, सो दैट्स व्हाई दे आर वरीड दीस डेज। हाँ सर, गुजरात और हिमाचल में किन किन पार्टियों के कितने लोगों की जमानतें जब्त हुई, उम्मीदवारों की? कांग्रेस की तो गुजरात में 44 लोगों की जमानत जब्त हो गई, एज फar आई रिमेंबर, और 182 में से 181 की आपकी जमानतें जब्त हो गई। नड्डा जी ने पिछले दिनों कहा था कि आपका एक्सपर्टाइज है जमानतें जब्त कराने में, तो दे हैव लिव टू देयर, क्या कहना चाहिए, स्टैंडर्ड और देयर इमेज। तो ये 2 बेसिक हैं, और वहाँ कोई ज़्यादा जमानतों का इशू था नहीं, तो गुजरात में इनकी जमानतें जब्त हुई जो है। सर, दिल्ली और पंजाब की तरह आखिर हर चीज़ मुफ्त में देने का केजरीवाल का जो वादा है वो गुजरात में कामयाब क्यों नहीं हो सका? इसलिए नहीं हुआ कि वहाँ नरेंद्र मोदी थे, एक्स फैक्टर नरेंद्र मोदी, वापस वही बात है। अमित शाह थे, उनकी स्ट्रैटेजी थी, और फिर फ़ायदा कामयाब हुआ ना, टू लिमिटेड एक्शन एंट्री कर गए ना, 5 सीट ले आए, उनके लिए बड़ी बात है। आज 5 लाए हैं, कल को अगर इन लोगों ने कुछ और इसका इंतज़ाम नहीं किया तो 20 ले आएंगे, 20 लाएंगे तो कभी 100 भी ले आएंगे, दैट वे जो है। तो डर तो है ना इस बात का, लेकिन ये है कि फ़ायदा हुआ उसका, उनके जो वादे थे उसी से तो लोग आए, और किससे आए वहाँ पे, उनका कोई बैकग्राउंड नहीं है गुजरात का जो है, उसी से आए वो। तो आने का कारण ये है कि अब लिमिटेड एंट्री उनकी 5 आदमियों की हो गई है, तो लिमिटेड फ़ायदा हुआ है। लेकिन आप बड़े स्केल पे जो उम्मीद कर रहे थे कि जनता बह जाएगी दिल्ली और पंजाब की तरह, मुफ्त बिजली, सड़क, पानी के वायदों की तरह, वो नहीं हुआ वहाँ पे। इन दोनों राज्यों में जो लोग पॉलिटिकल पार्टीज़ को वोट मिले हैं सर, उसका शेयर क्या है, उसका विश्लेषण आपसे सुनना चाहेंगे। देखिए, पार्टियों का विश्लेषण तो बेसिकली तो गुजरात पे ही ताल्लुक़ रखता है, दैट वे। आप देखिए गुजरात में 52.5%, 52.5% हुआ है, और पिछली बार 49 समथिंग ऐसा था, तो 3.4% वोट जो है ज़्यादा मिला है, उससे ये चमत्कार हुआ है सारा। आप देख रहे हैं सीटें कहाँ से कहाँ आ गई यहाँ जो है। कांग्रेस का 27 टाइप था, तो बेसिक जो वोट परसेंट है वो शिफ्ट हुआ है कांग्रेस टू बीजेपी, कटसी आप जो है। तो ये बेसिक एनालिसिस है वो वोट शेयर का जो है। और वैसे राजनीति में क्या होता है, वोट शेयर कभी बहुत ज़्यादा काउंट नहीं करता, रिजल्ट काउंट करता है। कभी कभी आप देखते हैं कि वोट शेयर कम हुआ फिर भी पार्टी जीत जाती है, कभी कभी अचानक ऐसा होता है वोट शेयर बढ़ गया फिर भी पार्टी हार जाती है। इट इज जगली ऑफ फिगर्स आल्सो, बट इन दिस केस मेजर लॉस ऑफ वोट शेयर इज़ फॉर कांग्रेस एट द हैंड्स ऑफ आप, क्रेडिट बेनिफिट टू बीजेपी। जी, तो वही जो जीता वही सिकंदर। हाँ, तो बस सीट वही जिसकी बात। ज़्यादा वही हाँ, उसी हाँ। की जीत। और चुनावी नतीजों का तो हम विश्लेषण करते ही हैं हर चुनाव के बाद, लेकिन हम एग्जिट पोल्स को लेकर भी ज़रूर चर्चा करते हैं, वो कितने सही रहे, कितने गलत रहे। तो इस बार के जो एग्जिट पोल्स हैं उसको लेकर आपकी ऑब्जर्वेशन क्या है? एग्जिट पोल आप मानिए 80% तो सही नहीं निकले। देखिए, जहाँ तक गुजरात का सवाल है तो सब लोग 134 पे खड़े हुए थे, केवल 2 लोग ऐसे थे, 3 आप मान लीजिए जो सही निकले। सच पहले तो आज तक 150। हाँ, उन्होंने कहा 151, ठीक है, तो करीब थे 156 के, ठीक है। सेकंड आया फिर 150, और थर्ड आया इसका 148 पे जो है ये अपने अर्नब गोस्वामी जो है, ये आया 148 पे, रिपब्लिक भारत पे जो है। तो इस तरह से क्या है कि फर्स्ट पे तो रहे आज तक, सेकंड पे चाणक्य करीब करीबन सही होता है। और चाणक्य की क्रेडिबिलिटी कुछ ऐसी हो गई है कि बहुत छोटे समय में इसने बड़ी अपनी क्रेडिबिलिटी बनाई है। इट वाज द ओनली एजेंसी जिसने 2019 में ये कहा था, 2014 में भी कहा था, 19 में कहा था कि बीजेपी
अपने बूते 300 सीटें लेके आएगी, जो 303 सीट आई आप देखिए उस समय जो है। तो इनका था, तो फर्स्ट इज़ आज तक, सेकंड इज़ चाणक्य, थर्ड इज़ दिस रिपब्लिक भारत। और रही बात उधर हिमाचल की, तो केवल एक व्यक्ति सही निकला आज तक, उसने 40 कहा था, वो 40 ही आए, दैट रीजन। ये इनका एनालिसिस है। और सबसे बड़ा एग्जिट पोल का जो सही आदमी निकला उसका नाम है CR पाटिल। उसने कहा था 100, हाँ उसने कहा 150 आएंगे। तो मैं उन्हें सलाह दूंगा कि वो रिसोर्सफुल आदमी हैं, अब 10-20 करोड़ रुपए दे के एक एजेंसी बना लें अपनी, और नहीं तो चाणक्य के साथ ही तालमेल कर लें, लाइक माइंडेड पीपल, तो ठीक रहेगा। क्योंकि बीजेपी को भी शौक है हर एक महीने में सर्वे करने का, जनता की धड़कन और उसको नब्ज़ को पकड़ने का, कहाँ जा रहे हैं कहाँ जा, वहाँ एजेंसीज काम आती हैं इस तरह से। तो बेसिकली ये एनालिसिस मैंने आपको दिया 1 2 3 करके। कॉमन देखा जाए तो आज तक हैज़ बीन ए फ्रंट रनर। सर आखिर क्यों हुई इस बार गुजरात और हिमाचल में सत्ता बाजार की पिटाई? सट्टा बाजार तो देखो ये भी मतलब बहुत अजीब बात है। सट्टा बाजार पिटा, बहुत कम पिटता, लेकिन इस बार पिटा। सट्टा बाजार ने कहा था 44 सीट्स इन हिमाचल जो है। सट्टा सा हमारे एक पंडित हैं वही पिट गए, उन्होंने 43 कहा था, तो पिट जाते हैं कई तरह लोग जो है। और गुजरात में जो है 134 से कोई गया नहीं था, वहाँ आगे 156। तो सट्टा बाजार तो धूल खा गया इस बार, पिट गया इस बार जो है। सर इस चुनाव के जो नतीजे आए हैं उसका राज्यसभा में भाजपा की अगली रणनीति पर क्या असर रहेगा? ठीक है, ताकत बढ़ेगी। सारी सीटें गुजरात की अब जो है भाजपा के पास हैं। और राज्यसभा में अब तो एक और बहुत इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है कि जगदीप धनखड़ जो है वो इसके वाइस चेयरमैन हो गए हैं। काफ़ी एग्रेसिव, कमांडिंग और अथॉरिटी वाले आदमी हैं। लेकिन इस चुनाव का प्रभाव ये है कि सारी सीटें गुजरात की अब जो हैं वो भाजपा के पास हैं। हाँ सर राजनीतिक क्षेत्रों में ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस की कुंडली में केजरीवाल का योग बैठ गया है, आखिर कहाँ तक सच है ये व्यंग? सच ही है। तो और पतन का शुरुआत कांग्रेस की केजरीवाल से, पहले दिल्ली का राज गया, फिर पंजाब का राज चला गया, अब गुजरात में राहु केतु कहते हैं जिससे शायद ज्योतिष में राहु केतु बन गए, कांग्रेस डूब गया। आने वाले दिनों में भी यही होगा। जैसा उन्होंने कहा कि पहला चुनाव तो हम लड़ते हैं हारने के लिए, फिर हरवाने के लिए, फिर जीतने के लिए। तो अभी तो 2 स्टेज हैं, हारने के लिए, हरवाने के लिए। तो अगले 2 3 4 साल तो लगता है आपके कारण से कांग्रेस को नुकसान ही नुकसान है। सर गुजरात में आदिवासी इलाकों में आखिर भाजपा ने कैसे बाजी मारी है? ये वाकई एक उनका अचीवमेंट है। आप देखिए 27 में शायद 23 सीटें भाजपा के पास हैं, 3 कांग्रेस के पास हैं, समथिंग दिस। और इसमें नरेंद्र मोदी का भी एक मास्टर स्ट्रैटेजी ने काम किया। एक वहाँ जगह है बांसवाड़ा और डूंगरपुर के बॉर्डर पे जो है मानगढ़ करके जो है आदिवासी इलाके, 3 राज्यों के आदिवासी बॉर्डर वहाँ मिलता है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड राजस्थान जो है। उनकी मांग थी काफ़ी समय से कि इसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाए। नरेंद्र मोदी ने भी घोषित तो नहीं किया क्योंकि अशोक गहलोत ने वही डिमांड रख दी है सेम, तो क्रेडिट शायद नहीं देना चाहते होंगे, लेकिन उनकी एंट्री वहाँ पे हुई तो लोगों को भरोसा बना कि नरेंद्र मोदी सीन में आ गए हैं तो होगा। तो उसका इम्पैक्ट हुआ है एक तरह से, तो उनको वोट मिला है। और ये थ्रेट कांग्रेस के लिए है, 2024 में भी रहेगी, 2023 में भी रहेगी। मानगढ़ को अगर वो राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर देते हैं तो आज वैसे भी 27 में से 23 सीट हैं, तो क्या होगा 27 में 24 चली जाएंगे, कुछ भी हो सकता है। तभी बीजेपी का कमांड है आदिवासी में। लेकिन आदिवासियों के बाद एक और बड़ा कमाल है सर, और उस पर मैं थोड़ा विस्तृत विश्लेषण आपसे चाहूंगी क्योंकि गुजरात में इस बार जो मुस्लिम कार्ड चला गया वो बहुत कारगर साबित हुआ, लेकिन कैसे हुआ ये? देखिए मुस्लिम कार्ड तो ये कहना चाहिए कि वो टिकट तो किसी को देते नहीं मुस्लिम को, गट्स हैं उनके, मैं उनके गट्स को सैल्यूट करता हूँ। भारत की इतनी जहाँ 11% मुस्लिम वोट है, गुजरात के अंदर उन्होंने एक व्यक्ति को टिकट नहीं है, फिर भी 156 सीट लाए, कितनी बड़ी विक्ट्री है उन लोगों की। कांग्रेस ने 6 कैंडिडेट खड़े किए, 3 आपने खड़े किए, लेकिन कोई उसका कोई परिणाम नहीं निकला, केवल एक कैंडिडेट जीता है कांग्रेस का वहाँ आकर के जो है। और जबकि दूसरी तरफ अगर आप देखें बिना टिकट दिए हुए, अभी आपने कहा 19 में से 17 एरियाज ऐसे हैं जो मुस्लिम डोमिनेटेड थे जहाँ पे भाजपा जीती है। तो दिस इज़ द पोजीशन ऑफ मुस्लिम कार्ड। इवन दिस इक्वेशन इज गोइंग टू बेनिफिट भाजपा ओनली। सर मेरा सवाल है कि गुजरात में जीत हासिल करने के बाद नरेंद्र मोदी ने चुटकी लेते हुए कहा था कि भूपेंद्र के हाथों अपना ही रिकॉर्ड तोड़वाने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी। इस पर आप क्या कहेंगे? वेलकम बैक, शी इज़ ए न्यू टैलेंटेड एंट्री इन अवर जैसी शो। पहले थी कभी राजस्थान में करती थी। हाँ, तो क्या सवाल पूछा आपने? हाँ, मैं ये कह रही थी कि गुजरात में जीत हासिल करने के बाद नरेंद्र मोदी ने चुटकी लेते हुए कहा था कि भूपेंद्र के हाथों अपना ही रिकॉर्ड तोड़वाने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी। देखिए चुटकियों, व्यंग बाण, नारों के नरेंद्र मोदी मास्टर हैं।
अब मेरे सवाल उठता है किस किस के मास्टर नहीं हैं, किसके मास्टर नहीं हैं, ये खोज करनी पड़ेगी। तो उन्होंने साफ तौर पे कहा, एक तो था वोट दिलवाना था उनको बीजेपी को, चेहरा आगे रख दिया बेचारे भूपेंद्र पटेल का, कह दिया कि इसको रिकॉर्ड बनाना है, इसको मेरा रिकॉर्ड तोड़ना है। अल्टीमेट गेनर कौन है? नरेंद्र मोदी, बीजेपी, हु इज़ अल्टीमेट बेनिफिशियरी, वो हैं। और अब बन गई तो उन्होंने इसको क्लैरिफाई कर दिया कि मेरा रिकॉर्ड तोड़वाने के लिए, उसकी बात रखने के लिए भूपेंद्र की कि मैक्सिमम सीट लेके आए, मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी। तो दोनों तरफ नरेंद्र मोदी हैं, इस तरफ भी नरेंद्र मोदी, इस तरफ नरेंद्र मोदी हैं। अच्छा चुटकुला था, अच्छा व्यंग था जो चला और सक्सेस हुआ। एंड नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। सर मेरा सवाल आपसे ये है, क्योंकि गुजरात में ये जो पूर्ण बहुमत हासिल हुआ है, ये जो मैंडेट हासिल हुआ है, बार बार इसकी बात हो रही है कि ऐतिहासिक है, तो ये नेशनल जनमत संग्रह या रेफरेंडम है? ब्रिलियंट, बिल्कुल रेफरेंडम है। और ये तो अभी गुजरात का रेफरेंडम है, लेकिन इसकी गूंज इतनी तेज़ है, इसकी आवाज़ इतनी तेज़ है कि इसको ऑल इंडिया रेफरेंडम माना जा सकता है। और आज मेरा दावा है ये, एज ए पॉलिटिकल ऑब्जर्वर जो मेरा दावा है ये, आज देश में अगर कोई राष्ट्रपति का नया पद क्रिएट हो जाए, समझ लीजिए, जिसमें डायरेक्ट इलेक्शन होता हो, प्राइम मिनिस्टर का पद क्रिएट हो जाए, इसमें डायरेक्ट इलेक्शन क्रिएट होता हो, डायरेक्ट पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में डायरेक्ट भी होता है कई दफ़े जो है, ठीक है। आप संविधान में संशोधन करके 2 पद क्रिएट कर दीजिए, 2 में से 1 क्रिएट कर दीजिए और रेफरेंडम करा दीजिए, मोदी विल बी द ओनली विनर टू द ट्यून ऑफ अराउंड 80%। सामने वाला आदमी शायद 20% ही नहीं ला पाए, दैट विज है। तो आप कह सकते हैं इट्स ए रेफरेंडम विच कैन बी एक्सटेंडेड टू द कंट्री। लेट अस सी व्हाट हैपेंस इन द कमिंग ईयर्स। सर अगला सवाल मैं करना चाहूँगी कि गुजरात चुनाव के दौरान जो जाने अनजाने में कांग्रेस द्वारा नरेंद्र मोदी को गालियां दी गई थी, क्या आप मानते हैं कि उससे कांग्रेस को कोई नुकसान और भाजपा को कोई फायदा हुआ है? भाई कांग्रेस का नुकसान तो पक्का हुआ है। वैसे नरेंद्र मोदी को इन बातों की आवश्यकता नहीं है, ही इज़ टू बिग, टू जिसे कहना चाहिए टावरिंग जहाँ हो, लेकिन वो मौका दे देते हैं कांग्रेस वाले, तो आत्महत्या जैसी बात हो जाती है, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना। आज मैं किसी वेबसाइट में पढ़ रहा था सुबह कि उन्होंने रिकॉर्ड बना रखा है बीजेपी वालों ने कि हमें 82 गालियाँ पड़ी, या उसके आगे के पन्ने में कुछ और भी होंगी शायद, मैंने 82 भी देखा। उसको जो है उसका है, वो उससे फ़ायदा करते हैं, अपना प्रचार करते हैं। तो कोई भी आप ऐसी बात कहते हैं, वो रावण में फंस गए उसमें। हालांकि बेचारे गाली नहीं देना चाहते होंगे, अपनी बात कहना चाहते होंगे, हिंदी कम जानते हैं, ठीक से बोल नहीं पाए। बीजेपी वाले तो इस ताक में रहते हैं और चुनाव में रहना पड़ता है। एवरीथिंग इज़ फेयर जिसे कहते हैं, इन लव एंड स्ट्रैटेजी, इन वॉर, सारा जो कहते हैं। तो जैसे उन्होंने कहा, उन्होंने पकड़ लिया उसको, घेर लिया उसको, तो हो सकता है उसका बेनिफिट मिला हो। लेकिन ये फैक्ट है, जितनी गालियाँ नरेंद्र मोदी को इन लोगों ने दी वो काउंटर प्रोडक्टिव सिद्ध हुई, उससे कांग्रेस को नुकसान हुआ। सर चुनावों की जब बात आती है तो पिछले चुनाव से हमेशा कंपैरिजन किया जाता है। 2017 की तुलना में गुजरात चुनाव की अगर बात करें तो 7% कम मतदान हुआ है, तो ऐसे में आपको क्या लगता है इसका फ़ायदा किसे मिला? अभी तो बीजेपी को मिला है जी, मिरेकल। जी। आम धारणा ये है पॉलिटिकल इसमें असेसमेंट्स के अंदर, काउंटिंग के अंदर जो आम धारणा है वो ये कि अगर कम मतदान होता है तो रूलिंग पार्टी को नुकसान होता है। यहाँ उल्टा हुआ, आप देखिए, कम मतदान हुआ या फ़ायदा हुआ। तो इट इज़ जगलिटी ऑफ फिगर्स। गुजरात में जो कुछ हुआ उसने उस धारणा को तोड़ा है कि कम मतदान होने से रूलिंग पार्टी को नुकसान होता है, दैट्स ऑल। और सर गुजरात चुनाव में जातिगत समीकरण क्या रहा? जातिगत समीकरण तो देखिए, जातियों का तो लोकतंत्र भी गुलाम है। फ़र्क है कि उनकी सेंसिटिविटी कितनी है, उनका जो हैंडलिंग है वो किस तरह से, वायलेंट है, नॉन वायलेंट है, डिसेंट है, इनडिसेंट है, वो देखने की बात है। अब वहाँ भी हैं सब, देखिए, राजपूत हैं, पटेल्स हैं, मुस्लिम्स हैं। अब मैं देख रहा था कहीं पे कि 62% राजपूत ने जो है इसको वोट दिया है बीजेपी को, 25% ने कांग्रेस को दिया है। पटेल्स के अंदर जो है वही सेम अराउंड 59 प्लस समथिंग से 60% वोट उनको मिला है, बीजेपी को 19% मिला है कांग्रेस को। मुस्लिम्स के अंदर है 44% ऐसा है कुछ की मिला है कांग्रेस को, और 19% मिला है इनको, और कुछ और थोड़ा सा नीचे 38-35% जो है वो आप वालों को मिला है। लेकिन सबसे जो बड़ी बात है और इम्पॉर्टेंट बात इस बार ये है कि पाटीदार से वोटेड होल सोल टू नरेंद्र मोदी। 52 सीटें उनके इलाके में, कुछ इस तरह का है उनका। 2017 में पाटीदार आंदोलन था, फिर भी नरेंद्र मोदी 99 लाए और सरकार बनाई उन्होंने जो है। अब की कोई आंदोलन नहीं है, उनके हीरो थे वो सरेंडर कर चुके हैं, मैंने कहा प्रायश्चित कर चुके हैं जो है ये। तो पाटीदार का जो सपोर्ट है एन ब्लॉक गया है इन लोगों को जो है। तो कुल मिला के क्या है कि जातिगत समीकरण सभी जगह हैं, गुजरात में भी थे, लेकिन पाटीदार का जो एन ब्लॉक सपोर्ट था वो भी एक मेन कारण है 156 का। सर पूरे देश भर में, हर घर परिवार में नरेंद्र मोदी के मातृशक्ति की चर्चा बहुत होती है। जब भी कुछ बड़ी चुनौती आती है वो आशीर्वाद लेकर ही शुरू करते हैं। इस फिनोमेना को आप कैसे देखते हैं? फिनोमेना नेचुरल है,
वो करते तो एक साधारण भारतीय पुत्र, भारतीय वो नागरिक की तरह हैं, लेकिन वो चूँकि पॉपुलरिटी उनकी इतनी ज़्यादा है और वो कुछ भी करते हैं देश में, वो हीरो बन जाते हैं, उसकी चर्चा हो जाती है, माँ के पाँव छूने जाते हैं। आप देखिए कैसा एक दृश्य होता है, मतलब बड़ा इमोशनल। 100 साल की माँ किसके भाग्य में है, आप बताइए। नरेंद्र मोदी भाग्यशाली हैं, 100 साल की माँ जिंदा है, पाँव छूते हैं जाके, उनका चेहरा, हाव भाव सब देखने का होता है। और आप देखिए उसमें किस तरह से पूरा झुक के प्रणाम करते हैं, सब करते हैं। हर आदमी कायल होता है, भारतीय स्त्रियाँ, भारतीय परिवार, वही चुनाव की पूर्व संध्या पे ये सब बातें होती हैं, सबको अच्छा लगता है। तो निश्चित तौर पे मैं इसको वोट से नहीं जोड़ना चाहूँगा इस बात को, लेकिन ये एक अच्छा डेवलपमेंट था, सूदिंग पिक्चर था जो लोगों को अच्छा लगा होगा। सबसे खूबसूरत लाइन है सर, 100 साल की माँ किसके भाग्य में। हाँ, और दूसरी एक बात और है उसके अंदर से, जिन माता पिता की सेवा की वे तीर्थ दान कियो न कियो, ठीक है ना। बात तो छोटी है लेकिन माँ तो माँ होती है, ठीक है ना। तो हर एक का अपना अपना होता है। मैं भी ऐसा जीवन में महसूस करता हूँ, और मैं भी जो है अपने माता पिता का चित्र अपने जेब में रखता हूँ, ठीक है ना। मैं अपना महिमा मंडन नहीं कर रहा, एक बात कह रहा हूँ मैं आपसे जो है ये, तो माँ हैं जो है, तो नरेंद्र मोदी भी उसी की उपासना कर रहे हैं, तो भारतीय संस्कृति और सभ्यता है उसी की उपासना हो रही है। हम सब पे माँ का आशीर्वाद है। मोदी हम भारत के करोड़ों नागरिकों पे आगे भी वैसे ही बना रहे हैं, माँ की महिमा मंडन होता रहे, माँ की महिमा बना रहे हैं। माँ का ही आशीर्वाद है कि इस प्रचंड जीत से एक बार फिर से देश ने उन्हें नवाजा है सर। अब 32 वर्ष के लिए भाजपा का गुजरात में जो है वो शासन स्थापित हो गया है। अब आपको क्या लगता है कि अब कौन सी इच्छा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन में जो बच गई है? सच में मतलब देखा जाए तो इच्छाएं तो सारी पूरी हो गई हैं। मैंने पिछली बार एक कहावत कही थी कि जब तमन्ना बाकी रहे और सांस खत्म हो जाए तो अधूरी मौत है, लेकिन जब तमन्ना पूरी हो जाए और सांस ही बाकी रहे तो मोक्ष। तो नरेंद्र मोदी लगता है मोक्ष की ओर बढ़ रहे हैं दैट वे। अब मोक्ष की क्या है कि मॉडलिटीज़ अलग अलग हैं। वो 82 ईयर तक भी यहाँ राष्ट्राध्यक्ष, प्रधानमंत्री कुछ भी रह के ऐसे रह सकते हैं, मोक्ष की ओर जा रहे हैं, ठीक है। वो उत्तराखंड बद्री केदारनाथ के पहाड़ों में, हिमालय में जाके बैठ सकते हैं। उनके बारे में कोई भविष्यवाणी करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बेसिकली क्या है, उनका मन जो है इन दिनों धर्म, आध्यात्म इस तरफ चला गया है राजनीति से। राजनीति ठीक है, एक मॉडलिटी है, उनके जीवन की एक रोल है, उनका रोल प्ले है। बाकी आपको आश्चर्य किस दिन आपको ये सुनने को मिलेगा सुबह के अखबार से कि रात 2 बजे नरेंद्र मोदी सब छोड़ छाड़ के हिमालय पे चले गए, सब सत्ता छोड़ के, और पीछे भी जा रहे हैं, अमित शाह वगैरह मना रहे हो, कहते नहीं भाई मैं तो आ गया यहाँ, मैं तो यहीं बैठूंगा। वो इस तरह के क्रांतिकारी व्यक्ति हैं। सत्ता का मोह उनके मन में नहीं है, पैसे का मोह उनके मन में नहीं है। आप देखिए ना किसका मोह है, बस वो है कि भाई जो काम किया है देश के लिए काम करना है। और आप एक्चुअली देखते हैं, और मैं धीरे धीरे खुद उनकी बातों से प्रभावित होने लगा हूँ, मतलब उस तरह से देख के जो एजेंडा जिस तरह से राष्ट्र का और ये सब बनाते हैं, सुरक्षा का, इसका उसका जो है देख के, तो आप भविष्यवाणी निश्चित तौर पे नहीं कर पा। नरेंद्र मोदी बेसिकली क्या है, फ़कीर हैं, एक संत हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं कभी। लेकिन बहरहाल हमारी अपेक्षा यही है कि वो यहीं रहें, दिल्ली में रहें, रेस कोर्स रोड में रहें, देश को चलाएं, अच्छी योजनाएं लाएं, हम सबका कल्याण करें, जनता कल्याण करें, यही सब। जी सर, मैं अगला सवाल करना चाहूँगी कि गुजरात में केजरीवाल से निपटने के लिए आपको क्या लगता है, अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने क्या क्या पत्ते चले? बहुत चले होंगे, अमित शाह ने ज़्यादा चले होंगे, उनको ज़्यादा मज़ा आता है ऐसे पत्ते चलने में। नरेंद्र मोदी तो कह देते हैं उनको भी ठीक है भाई देख लीजिए जो है, तो उनका शौक़ है ऐसे मतलब शत्रु परास्त करने का और विजय होकर विजय पताका लहराने का जो है। तो मुझे लगा उसके अंदर उन्होंने सबसे पहले तो ये देखा होगा कि एक तो वोट, हिंदू वोट सब एक हो जाएं, जिसे कहते हैं, जिसे एक दूसरी भाषा में कहा जाए तो पोलराइजेशन ऑफ वोट्स अपन कहते हैं उनको जो है। दूसरा कहा होगा डिवाइड द अपोजिशन, वो अपोजिशन को डिवाइड कर दिया उन्होंने, कांग्रेस के वोट जो है ना सारे डाल दिए इधर उधर जो है, तो हार गए वो। तीसरा क्या, उन्होंने केजरीवाल को अर्बन में उलझाए रखा, शहरों में ही, और उनको पता था शहरों में तो वोट हमें मिलने ही हैं, ग्रामीण में नहीं जाने दिया उनको दैट वे। और चौथी बात, इस सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, उन्होंने अपना मेन फोकस, मेन कंपटीटर आपको रखा, ताकि कांग्रेस उपेक्षित हो जाए, झगड़ा, और उनको पता था आप वाले कम्पीट कर नहीं सकते। तो ये सब बातें थी और कुछ और बातें होंगी उनके मन में, तो उन्होंने हराया केजरीवाल को। सर, बागियों का बहुत इस दौरान चर्चा में जो है वो योगदान रहा है हर चुनाव में। और गुजरात की अगर बात करें तो आम आदमी पार्टी, कांग्रेस या फिर भाजपा, तीनों ही पार्टियों के बागियों की कैसी भूमिका आप देखते हैं, और इनमें से कोई अपना चुनाव जीत पाया है क्या? बागी केवल एक जीता है जी। गुजरात में 5 बड़े बागी थे, वैसे तो 15-20 थे, तो अमित शाह ने उनको भेज के CR पाटिल को हेलीकॉप्टर दे के यहाँ जाओ वहाँ जाओ और मैनेज करके उनको मैनेज किया, लेकिन 5 बड़े बागी रह गए थे, तो 2 जीत पाए उसमें से, 3 नहीं जीते हैं। और जो बागी थे जिन्होंने बगावत की थी
अब उनके बारे में अगले कुछ महीने देखने वाले होंगे कि उनका मतलब क्या हैंडलिंग है पार्टी विद इन पार्टी उनको कैसे पनिश करती है, क्या करती है, इट इज़ टू बी सीन। हिमाचल की जो बात है, यहाँ 21 बागी थे एक तरह से, तो ऐसा कहा जाता है कि 8-10 सीटों को उन्होंने प्रभावित किया है, लेकिन उन्होंने इसको जीत नहीं पाया। एक बागी ऐसा था जिसको टॉप लेवल से फ़ोन हुआ था कि बैठ जाओ भाई, क्यों तंग कर रहे हो, जो है हैं वो नहीं माना, जनता ने धूल चटा दी, हार गया, दैट्स ऑल। तो बागी का कोई ज़्यादा कोई सक्सेस नहीं मिला बागी को। हाँ। सर, आम आदमी पार्टी के गुजरात के जो अध्यक्ष थे गोपाल इटालिया और जो मुख्यमंत्री पद का चेहरा थे ईशुदान गढ़वी, ये कैसे हार गए जबकि आम आदमी पार्टी के 5 उम्मीदवार तो जीते हैं? हार गए, हारना देखो एक तो भाग्य होता है, जो मैंने आपसे कहा। हमने लास्ट टाइम जिस शो में कह दिया था कि ईशुदान मुश्किल है जीतना उनका, अच्छे व्यक्ति हैं, हीरो टाइप हैं, पत्रकार हैं, सहानुभूति है, क्लीन है, लेकिन चुनाव तो चुनाव है ना, चुनाव अलग चीज़ है। 19,000 साढ़े 18,000 वोटों से हार गए, जो है दूसरे व्यक्ति ज़्यादा हार गए 79,000 से। तो आपका कोई उस तरह का आधार नहीं था, कुर्सियाँ आप वालों ने दे दी उनको प्रोजेक्ट करने के लिए, लेकिन कोई बेस नहीं था, उनका अनुभव नहीं था इस तरह का, हार गए। जी सर, इस बार के प्रकरण की अगर बात करें 2017 के मुकाबले 77 सीटें जो है कांग्रेस के हिस्से में आई थी, तो राहुल गांधी और अहमद भाई पटेल को 77 सीटें दिलवाने वाले राजस्थान के मुख्यमंत्री और सीनियर ऑब्जर्वर अशोक गहलोत की अगर बात करें, सीएम अशोक गहलोत की परफॉर्मेंस को इस बार आप कैसे देखते हैं? परफॉर्मेंस का मौका ही नहीं मिला इस बार उनको दिखाने का कुछ। पहले तो क्या है कि राजस्थान में उलझ गए वो, आला कमान भी उसमें एक पार्टी है, तो आदमी पहले अपने घर को संभाले कि वहाँ जाए, जितना जा सकते थे गए वहाँ पे, लेकिन दैट वाज टू लेट टू मेक ए स्ट्रेटजी, रिसोर्स मैनेजमेंट, और कोई है नहीं दिशा देने वाला। किससे बात करें गुजरात की टिकट के बारे में, किससे बात करें? राहुल अवेलेबल नहीं है, वो कभी यात्रा में कभी वैसे नहीं है, और झगड़ा वहाँ चलता रहता है पायलट कैंप गहलोत कैंप का, तो आदमी मेंटल नहीं हो पाता। बट स्टिल ही डिड हिज बेस्ट व्हाट ही कुड हैव डन, जो है 4-5 बार 6 बार मैंने देखा कि वो गए गुजरात जा कर के 3-3 दिन रहे, 4-4 दिन रहे, बट दैट वाज टू लेट। So it is not fair to assess his performance for Gujarat because he didn't have proper time and proper strategy and proper free hand to handle Gujarat. जी, और गहलोत की जो ओपीएस स्कीम रही इस बार, वो हिमाचल की जीत में एक गेम चेंजर के तौर पर साबित हुई। अब जो नई कांग्रेस की सरकार वहाँ है, क्या वो ओपीएस स्कीम को और जो बाकी चुनावी घोषणाएं की गई उनको क्या लागू कर पाएगी? बहुत मुश्किल है। आप देखिए पंजाब वालों ने फ्री सब कुछ घोषणा की थी, आज सैलरी देने के लिए पैसे नहीं हैं पंजाब के अंदर, पैसा आए कहाँ से? अब आप देखिए कि उन्होंने कह दिया कि ये कह दिया आपको ओपीएस देंगे, जो है 3 लाख कर्मचारी हैं, कैसे होगा? हालांकि दे हैड प्लेड ए मेजर रोल इन द विक्ट्री ऑफ कांग्रेस। 3 लाख तो वो हैं, हर घर में 4-4, 5-5 आदमी, 10-12 लाख वोट तो उनके ही आ गए थे, लेकिन हाउ टू रिपे, हाउ टू गिव देम ए रिटर्न गिफ्ट, तो बड़ा मुश्किल है। सेकंड उन्होंने कह दिया 5 लाख व्यक्तियों को रोज़गार देंगे, फिर कह दिया कि 150 रुपये हर महिला को देंगे हर महीने, फिर कह दिया कि 350 यूनिट बिजली फ्री देंगे आपको, जो है वेरी डिफ़िकल्ट। मुझे और सेंटर का सपोर्ट उस तरह का रहेगा नहीं, नॉर्मल सपोर्ट रहेगा। नॉर्मल सपोर्ट से हिमाचल इतना सा स्टेट है, इतनी सी इकॉनमी है, क्या होगा वहाँ पे? इसका परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम ये होगा कि जनता निराश हो जाएगी। 2 साल बाद 2024 है, जो है, और 1.5 साल बाद आप मानिए इसको, 2024 में क्या होगा? वो 4 सीटें जो लोकसभा की हैं वो हार जाएंगे, नरेंद्र मोदी फिर जीत ले जाएंगे। तो आज जो कांग्रेस जो भाजपा का लॉस है हिमाचल में, वो टेम्परेरी है कि दे आर मोर कंसर्न दैट वे मोर कंसर्न विद लोकसभा सीट्स। तो 4 लोकसभा सीट्स मुझे लगता है 2024 में इस फेलियर के कारण से जीत जाएंगी, और फिर कोई मिरेकल हो जाए हिमाचल में तो कह नहीं सकता। अभी तो यही है, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू ऑनर योर प्रॉमिसेस जस्ट बिकॉज ऑफ फाइनेंसेस। सर, मेरा आपसे सवाल है, हिमाचल में गहलोत की स्कीम ओपीएस ज़बरदस्त सफलता मिली से, तो क्या इस सफलता के बाद अब नरेंद्र मोदी और अमित शाह भी आने वाले 2023 के विधानसभा चुनावों और 2024 के लोकसभा चुनाव में ऐसा ही एक कानून लाएंगे? देखिए, इसकी पूरी संभावना है। मैंने काफ़ी रिलायबल सोर्सेज से सुना कि पीएमओ ने कुछ दिन पहले ही फाइनेंस सेक्रेटरी को, और जो लोग देखते हैं इसको, पीके मिश्रा वगैरह पीएमओ में, उनसे कहा भी इसका देखो, स्टेट गवर्नमेंट्स जो है ना ये बिफूल करके लोगों को अपना, जो स्टेट पार्टीज़ हैं, रीजनल पार्टीज़ हैं और नेशनल पार्टीज़ हैं, वो बिफूल करके लोगों को अपना वोट बैंक क्रिएट कर रही हैं, दे तो कोई नहीं पाएगा। तो देखो भी इससे कम्पीट करो। तो सबसे पहला सवाल है कि इसके लिए रिसोर्स मैनेजमेंट कैसे होगा, रिसोर्सेज कहाँ से आएंगे, आप यूँ कहिए। इस पर भारत सरकार काम कर रही है, और ये मान के चलिए एक बार नरेंद्र मोदी अमित शाह ने एजेंडा हाथ में ले लिया है तो होगा कुछ ना कुछ। तो कोई आश्चर्य नहीं है कि नॉट एग्जैक्टली ओपीएस जैसी कोई नई स्कीम सामने आ जाए आने वाले दिनों में इस 2023 के 9 राज्यों के चुनाव और लोकसभा से पहले, तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए।
अच्छा सर, बीजेपी ने इस बार रिवाज बदलने की बात की और उसी को लेकर हमने देखा तमाम चुनावी सभाएं, चुनावी जनसभाओं में लोकल लीडरशिप के इतने दबाव के बावजूद भी आखिर प्रधानमंत्री मोदी ने कोई बड़ा पैकेज घोषित क्यों नहीं किया हिमाचल के लिए? बड़ा पैकेज इसलिए घोषित नहीं किया कि वो बेसिकली ये मानते हैं एक तरह से कि ये सब जो है ना लुभावने प्रस्ताव, ये लोकतंत्र की मूल भावना, चुनाव की मूल भावना के खिलाफ हैं। पिछले दिन एक माहौल भी बना था कि हमें राज्यों को रोकना चाहिए फ्री घोषणाएं करने के लिए, एक आचार संहिता बननी चाहिए, चुनाव आयोग को कानून बनाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट में इधर उधर इश्यूज़ हैं अभी पेंडिंग हैं। तो वो क्या है कि आइडियोलॉजिकली इस बात को स्वीकार करते हैं कि ये झूठे वादे करके और फ्री घोषणाएँ करके चुनाव जीतना जो है ना वो प्रॉपर नहीं है, वो अनएथिकल है, इमोरल है, भले हार जाएं चुनाव कोई बात नहीं जो है, इसलिए उन्होंने कोई नहीं किया। तो ये आइडियोलॉजिकल इशू था उसके बीच में। और हिमाचल की बात हम करते हैं अभी, तो आप देखिए अब तो चीफ मिनिस्टर बन रहे हैं, मुझे अभी बताया उन्होंने, सिक्खू का ही चल रहा है और शायद 4 बजे कह रहे हैं कि एक लाइन का प्रस्ताव पास होगा। अब देखना उसके बाद में होगा हिमाचल की राजनीति में, क्या शाम को 4 बजे अनाउंस होता है तो लोग तो बहुत जल्दी में रहते हैं ना, तो 5, साढ़े 5, 6 बजे जो है प्रतिभा सिंह का गुट क्या करता है, दैट इज़ टू बी सीन। लेकिन ये आपका जो बेसिक सवाल था, नरेंद्र मोदी एक्टेड वेल और उन्होंने दूरगामी सोच रख के कोई ऐसी लोक लुभावनी घोषणा नहीं करी जिससे अगले जो चुनाव आ रहे हैं 9 राज्यों के फिर एक नई परंपरा खुल जाए। सर, आपके आकलन के साथ साथ आपकी ब्रेकिंग्स हमेशा सटीक होती हैं। आपने बता दिया कि सुखविंदर सुक्खू बनने वाले हैं, उनका नाम भी आगे था। सर, हिमाचल से जुड़ी ये बात आपसे पूछना चाह रही थी कि जो एक्सपर्ट्स हैं उनका मानना है कि अगर नरेंद्र मोदी ने आखिरी दौर में धुआंधार रैली नहीं की होती हिमाचल में तो इतने ज़्यादा आंकड़े नहीं आ पाते, 25 से बल्कि 10 और 15 पे ही रह जाते। आपको क्या लगता है? मुझे भी ये लगता है, इसमें कोई फैक्ट नहीं। शायद 4 सभाएँ उन्होंने की थी हिमाचल में और नरेंद्र मोदी का कार्ड आज तक तो फेल हुआ नहीं इंडिया में, नॉट इवन ए सिंगल इलेक्शन जहाँ उनका कार्ड फेल हुआ हो। तो ये आप कह सकते हैं कि अगर नरेंद्र मोदी नहीं जाते लास्ट मोमेंट पे, सेकंड फेज़ में वहाँ इस तरह से नहीं जाते अगर वहाँ पे, तो आज ये स्थिति ये भी नहीं होती स्थिति। और जैसे कई दफ़ा कहते हैं हिंदी में सुपड़ा साफ, तो सुपड़ा साफ हो सकता था भाजपा का। तो आई एग्री विद योर दिस असेसमेंट। अच्छा सर, कुछ लोगों का कहना यह है कि हिमाचल में बीजेपी की हार की बात हो रही है, कांग्रेस की जीत नहीं। ये जो अपमानजनक हार है, इसके क्या कारण रहे होंगे हिमाचल में? देखिए, कारण तो बेसिकली देखा जाए तो 2 तरह से होते हैं। एक तो एक्सटर्नल फैक्टर्स, दैट इज़ कांग्रेस मैनिफेस्टो, इंटरनल फैक्टर्स कांग्रेस की अंदरूनी गुटबाजी। ठीक है, तो सबसे पहला कारण रहा ओपीएस जो स्कीम थी। 3 लाख कर्मचारी हैं, हर घर में 4-5 लोग होते हैं, 10-12 लाख वोट से प्रभावित होते हैं। एक मेजर कारण तो ये रहा उनका। ठीक है, दूसरा क्या है, सेव लॉबी जो है, सेव बेचने वाले जो लोग हैं वो ट्रेडिशनली कांग्रेस के साथ रहे हैं, उन्होंने साथ नहीं दिया। आपने 18% GST और लगा दिया उनके ऊपर, तो और खिलाफ हो गए लोग दैट वे वहाँ पे जो है। तीसरा क्या, इंटरनल फ्यूड, और 2 बड़े नेता वहाँ पे हैं, JP नड्डा वहीं से हैं, अनुराग ठाकुर वहीं से हैं और कई लोग हैं वहाँ पे। तो हर आदमी को अपने अपने गुट तो बन ही जाते हैं ना इस तरह से करने के लिए, कितना भी आप दूर रखो उनको। अब JP नड्डा, अनुराग ठाकुर ऐसे हैं जो कभी गुटबाजी को प्रोत्साहन नहीं देंगे, दे आर टू सीनियर, टू टावरिंग जिसे कहते हैं। लेकिन लोग मानते ही नहीं हैं, कहीं न कहीं से आगे बैठ जाते हैं, साहब मेरे लिए करिए, मेरे लिए करिए, तो आदमी कहीं न कहीं पार्टी बन जाता है दैट वे जो है। और फिर इंटरनल लोगों का, कुछ बागी थे वहाँ पे, कुछ टिकट चाहते थे, हर आदमी टिकट चाहता है, वो नहीं हो पाए मैनेज वहाँ पे। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं OPS स्कीम, सेव मार्केट की नाराज़गी और इंटरनल फ्यूड जो है इसका बीजेपी का। इंटरनल फ्यूड को आप कुछ नहीं कह सकते। अभी देखिए, अब उसकी घोषणा होने वाली है आपके सिक्खों की, आप जो कह रहे हैं वहाँ पे हिमाचल के अंदर जो है, तो नेवर नो इसे क्या क्या रेपरकशन होंगे। हालांकि अभी तक जो कुछ हुआ, तो कल बहुत बड़ा डिसेंट शो कांग्रेस ने किया, बहुत दिनों बाद आला कमान की सक्सेस देखी हमने वहाँ पे। एक लाइन का प्रस्ताव हो गया, एक लाइन प्रस्ताव पास हो गया। और सिखों का मैंने कल जो बाइट पढ़ी देखी मैंने, आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड। उसने कहा मैं 35 साल से कांग्रेस का सिपाही हूँ और कांग्रेस जो करूँगा, मैं बनूँ नहीं बनूँ मेरे को इससे कोई मतलब नहीं। ऐसे लोग कहाँ मिलते हैं आजकल। एंड लुक एट द जैसे कहते हैं बिल्कुल विरोधाभास जो है कॉन्ट्रेरी। तो कॉन्ट्रेरी में आप देखिए प्रतिभा सिंह दावा ठोक देगी लगता है मुझे, अगर ठोक देगी तो फिर जो होगा सो होगा दैट वे जो है। तो ये तो हिमाचल की राजनीति है। बीजेपी हारी, और वैसे क्या होता है, ग्रह दशा भी काम करती है। जो मैं कहता हूँ यश अपयश विधि हाथ, हारना लिखा था हार गए। अब ये सरकार कांग्रेस की बनी है, अब इनके भाग्य में होगा तो चलेंगे, नहीं चलेंगे तो कल परसों बीजेपी के साथ मिलकर 15 आदमी यहाँ जाके वहाँ सरकार बना लेंगे। यू नेवर नो। सर, क्योंकि बात हिमाचल की हो रही है तो मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि शिमला में कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हिमाचल में हार की जो वजह रही वो न केवल जयराम ठाकुर के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर थी, बल्कि पार्टी के अंदर ही जो गुटबाजी हो रही थी, अलग अलग गुट, उनमें जो खींचतान चल रही थी, इसका भी परिणाम है। नहीं, देखिए सत्ता विरोधी लहर तो कोई ज़्यादा नहीं थी उनके खिलाफ।
उनके खुद के इलाके में तो 10 में से 9 सीटें मंडी में उन्होंने जीती। लेकिन एक परंपरा सी हो गई है, कोई जो आदमी व्यक्ति हारता है तो हम यही कहते हैं सत्ता विरोधी लहर थी। और सत्ता विरोधी लहर के साथ साथ मैंने आपसे कहा ना, अगर आप उसको मानते भी हैं, एक हो जाता है आपने चुनाव जीत लिया, मंडी में बहुत काम किया आपने, तो लोग मानते हैं कि ठीक है भाई कर लिया। भाई कोई मुख्यमंत्री होता है 4 साल 5 साल रहता है तो थोड़ा बहुत तो सत्ता विरोधी लहर हो ही जाती है। उनकी भी थी सत्ता विरोधी लहर टू दैट एक्सटेंट जो है, लेकिन उसके बाद में दूसरे कारण जो मैंने आपको बताए ये सब थे। तो कुल मिला के उनको हारना था, हार गए। अच्छा सर, इस बार हिमाचल की राजनीति में हमने देखा कि प्रेम कुमार धूमल को इस बार चुनाव में टिकट नहीं दिया गया। क्या ये भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रैटेजिक भूल थी? आप देखिए ये 2 बातें हैं। धूमल बहुत ही सम्माननीय और बहुत ही लोकप्रिय नेता हैं वहाँ के। एज हो गई है 75 शायद उनकी भी, दैट हो सकता है कारण रहा हो। और अपने टाइम में जब चीफ मिनिस्टर थे तो बहुत ही कामयाब थे। आप देखिए उनके टाइम में पहली बार 22 साल में पहली बार शिमला में जो है भाजपा का MP वहाँ पे बना, उन्होंने राज भी किया। लेकिन ये ना भाग्य का लिखा कौन टाले, पिछली बार वो भाजपा के चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट थे, चुनाव हुआ, सरकार बन गई, वो चुनाव हार गए अकेले खुद, आप बताइए। और उत्तराखंड में तो हुआ एक्सेप्शन कि हारे हुए को मुख्यमंत्री बना दिया, वहाँ नहीं बनाया आपने। तो व्यक्ति की तकदीर, एक ही पार्टी 2 मानदंड, वो नहीं हो पाए वहाँ पे जो है। तो अब ये कह सकते हैं कि, लेकिन ये है कि धूमल को, अगर धूमल पार्टी को धूमल साहब को अगर आप साथ रखते, पता नहीं रखा होगा, मुझे पूरी जानकारी नहीं है, तो अच्छा रहता। उनका एक ग्रुप तो है ही ना, पावरफुल था ही। अब उनके जो सपुत्र हैं अनुराग ठाकुर, अब वो केंद्रीय मंत्री हैं और खूब जुटे रहे। जहाँ तक जुटने का सवाल है, मैं कहता हूँ आपके JP नड्डा और आपके अनुराग ठाकुर दोनों बहुत जुटे चुनाव के अंदर। मैं खुद शिमला गया था एक बार देखने के लिए, तो मैं जब भी देखा अधिकांश समय दोनों लोग समय निकाल के, जैसे भी था दिल्ली और गुजरात के समय निकाल के, ये लोग शिमला में थे, हिमाचल में थे, काम करते थे। लेकिन बस ये है, लेकिन अगर टिकट दे देते एक तो, लेकिन वही बात है ना, आप अगर टिकट देते फिर उनको CM बनाना पड़ता अगर वो जीत जाते तो पार्टी की स्ट्रैटेजी होती है अपनी अपनी। तो ऐसा कोई डिसरिगार्ड नहीं है उनके लिए। उनका लड़का इतना इंपॉर्टेंट मिनिस्टर, आप देखिए ना, अगर उनका डिसरिगार्ड या कोई साइड लाइन होता, अनुराग थोड़ी आज कैबिनेट मिनिस्टर होता। दैट वे जो है। सर, हिमाचल में भाजपा के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के जिले में भाजपा ने कैसा परफॉर्म किया? नहीं देखिए, अच्छा परफॉर्म, वो तो चूँकि भाजपा से बजाय खुद वो परफॉर्म कर रहे थे, क्यों चीफ मिनिस्टर थे तो कमान अपने हाथ में ले ली थी उन्होंने, और भाग्य उनके साथ था तो 10 में से 9 सीट जीत गए। सर, गुजरात की हार के बाद कुछ लोग एक बार फिर से साल 2024 के लिए संयुक्त विपक्ष के उम्मीदवार को लेकर चर्चा करने लगे हैं। क्या इस बार सचमुच ऐसा हो पाएगा, लगता है आपको? बहुत मुश्किल है, वो तो एक मृग मरीचिका है विपक्ष का संयुक्त उम्मीदवार, संयुक्त विपक्ष का उम्मीदवार। ये होगा नहीं, कभी नहीं हुआ, पहले भी नहीं हुआ, अभी नहीं होगा, अब हो ही नहीं सकता भारत में, आप यूँ मान लीजिए, इम्पॉसिबल। और फिर नरेंद्र मोदी अमित शाह की जो रणनीति है, जो स्ट्रैटेजी होती है, जो जोड़ तोड़ होती है, उसको देखते हुए इम्पॉसिबल, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। केवल चमत्कार हो सकता है जब कोई एक विपक्ष का आदमी प्रधानमंत्री पद के लिए खड़ा हो। एटलीस्ट मुझे नहीं लगता मेरे 10-15 साल के जीवन में होने वाला है। सर, गुजरात में भाजपा के इस रिकॉर्ड जीत का 2023 और 2024 के चुनाव में कोई मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ेगा? ऑफ कोर्स पड़ता है, कार्यकर्ताओं मनोबल बढ़ता है आपका, दूसरों गिरता है मनोबल। अब आने वाले राज्यों में जहाँ चुनाव हैं तो बीजेपी के लोग थे, जैसे राजस्थान है, MP है, छत्तीसगढ़ है, तेलंगाना है, हैदराबाद, और उधर कर्नाटक और नागालैंड जो है, उधर चुनाव होने हैं वहाँ पे जो है। तो जो बीजेपी का वर्कर है उसका मनोबल तो बढ़ेगा, और जो सामने पार्टी अपोजिशन है उसका मनोबल गिरेगा। इट्स नेचुरल। सर, इतनी बड़ी जीत गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की, और कांग्रेस ने बहुत बुरा दौर अपना देखा है गुजरात में। अब ऐसे में राजस्थान चुनाव को लेकर आपको लगता है कि कांग्रेस आला कमान ने कोई सीख ली है, कोई सबक लिया है इस हार से? ये तो और देख लेते हैं, 5-10 दिन, मुझे तो लगता नहीं है। यात्रा ख़त्म हो जाए इसका पता लग जाएगा। 18 को राजस्थान की यात्रा ख़त्म हो जाएगी, लेकिन वो यात्रा लंबी चलेगी। वो कहते हैं 26 जनवरी को ख़त्म होगी, तो उम्मीद थोड़ी बहुत, उम्मीद पे दुनिया जीती आप कर सकते हैं, बाकी बेसिकली उम्मीद कम लगती है। क्यों, कारण क्या है? सबसे पहला उनको काम करना चाहिए कि एक राजनीतिक स्थिरता, कांग्रेस के अंदर जो स्थिरता है वो उनको लानी चाहिए। ये जो झगड़ा है पायलट गहलोत कैंप्स का, इसको तुरंत ख़त्म करना चाहिए। आज परसेप्शन यही है जयपुर के अंदर कि गहलोत कंटिन्यू करेंगे। अब बजट भी ला रहे हैं, फिर चुनाव आ जाएगा, तो भाई करेज कन्विक्शन दिखाइए, पब्लिकली AICC पे खड़े होकर अनाउंस करिए कि गहलोत विल कंटिन्यू टिल दिसंबर नेक्स्ट ईयर। करेज कन्विक्शन लाइए, डोंट फील शाय ऑफ इट जो है। और अगर आपके मन में कुछ और बात है तो वो कहिए आकर के जो है। आप इस तरह से अनिश्चितता में रखते हैं लोगों को, न तो सिटिंग आदमी काम कर पाता है, न कोई दूसरे लोग कर पाते हैं काम जो है। तो सबसे पहली बात है, दे मस्ट, सोनिया गांधी मस्ट ब्रिंग ए क्लैरिटी
ऑन द लीडरशिप इशू इन राजस्थान, जहाँ आज परसेप्शन और एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी ये है अशोक गहलोत इज़ द चीफ मिनिस्टर, ही इज़ लाइकली टू कंटिन्यू द चीफ मिनिस्टर। लेकिन इस पर ठप्पा लगाने में क्या आपत्ति है? जब आपने मन बना लिया कि अशोक गहलोत रहेंगे और खड़गे साहब ये कहते हैं कि ओपीएस के चेहरे को कैसे हटा दें, ठीक है, और एक एक एमएलए मिलने की बात आती है तो खड़गे साहब कहते हैं कि जब इकट्ठे ही नहीं मिले तो अकेले क्या मिलेंगे। जब अगर मन इतना क्लियर है, सारा क्लैरिटी है अशोक गहलोत के बारे में, तो कम एंड अनाउंस कि अशोक गहलोत इज चीफ मिनिस्टर टिल दिसंबर एटलीस्ट, फिर की फिर देखी जाएगी। तो सबसे पहले उनको एक इशू तय करना चाहिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का, फिर संगठन को मजबूत करना है, उस पर काम करिए। फिर सरकार ने इतने काम किए 4 साल में, इतनी लोक कल्याणकारी योजनाएं बनाई हैं, वो जनता तक लाभ पहुंचा कि नहीं उसको देखिए। फिर क्या टिकट्स की बात, अभी से अपना माइंड बनाइए आप पे। पर ये सब बातें तब हो सकती हैं जबकि माइंड में क्लैरिटी हो कि हाँ राहुल सोनिया मेरे साथ हैं, प्रियंका गांधी मेरे साथ हैं, आलाकमान मेरे साथ है। मन में अनिश्चितता का भाव होगा तो कौन काम करेगा? कोई नहीं करेगा, सब टाइम पास करेंगे एडहोक जो है, दैट वे, दैट्स ऑल। जी बिल्कुल, जो क्लैरिटी की बात कर रहे हैं आप सर, जो अशोक गहलोत समर्थक मंत्री हैं, शांति धारीवाल हैं, महेश जोशी, उनको कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया कांग्रेस आलाकमान की ओर से। अब उसका भविष्य आप क्या देख रहे हैं, क्या उसका हो सकता भविष्य इस पहले वाले सवाल से जुड़ा हुआ कि राजनीतिक स्थिरता की जब आप बात करेंगे, इस नोटिस को फाइल करिए या उनको पनिश करिए, जो भी करना आप करिए। परसेप्शन में और ग्राउंड रियलिटी में तो ये हुआ है, देखिए कि वो लोग भी अब मामला सुलट गया है। जो अशोक गहलोत चीफ मिनिस्टर कंटिन्यू कर रहे हैं तो फिर आप उन पर एक्शन थोड़ी ले सकते हैं, दैट वे जो है। और वैसे धारीवाल अभी कोटा में थे तो मिले, वहाँ पे जाके जो है उनके कामों की भी तारीफ़ हुई वहाँ पे जो है। और धारीवाल के घर पे तो नहीं गए लंच पे, लेकिन धारीवाल के वहाँ जहाँ सारा एरिया है वहाँ गए, उनके कामों की लोगों ने तारीफ़ की। वहाँ पे आके धारीवाल का लड़का उनसे मिल के आया, बाकायदा धारीवाल की जगह अंकित धारीवाल जो है उसको बुलाया, वो मिला वहाँ पे। महेश जोशी गए, उनसे 2.5-3 मिनट तक अकेले में बात हुई वहाँ पे जो है। तो ये फिर नोटिस का क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं नोटिस का। आप उन्हीं लोगों से मिल रहे हैं, पब्लिक रिकग्निशन दे रहे हैं जिनको आपने नोटिस दे रखा है, इसका मतलब कि नोटिस इज़ फाइल्ड, दैट वे जो है। तो मुझे नहीं लगता कि अब कोई इसमें एक्शन होगा। इट इज लिंक्ड विद अशोक गहलोत एंड बिकॉज अशोक गहलोत इज गोइंग टू कंटिन्यू, ठीक है, तो दिस विल आल्सो डाई इट्स नेचुरल डेथ। सर, आला कमान के हस्तक्षेप से गहलोत और पायलट कैंप के बीच में राहुल की यात्रा को लेकर जो सीज फायर हुआ है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? वो कब तक चलेगी? अब ये सीज़ फायर है एक तरह से, क्योंकि यात्रा को सक्सेस करना है, आप यूँ मानिए बेसिकली, वरना लोग लड़ते रहेंगे, दैट वे जो है। तो सीज़ फायर के अंदर अभी तो केसी वेणुगोपाल आए थे जयपुर, उन्होंने मान मनोबल करी चीफ मिनिस्टर को भी, पायलट को बैठाया, उनको साथ में बैठाया, फ़ोटो खिंचवाए बैठ के, और रात को एक मीटिंग करी, और मीटिंग में हिम्मत जुटा के ये भी कह दिया, उन दोनों के सामने ही कह दिया ये कि लिसन टू मी नाउ, लिसन टू मी। अशोक गहलोत की मौजूदगी में ऐसी भाषा बोलने वाला केसी वेणुगोपाल पहला आदमी था उनके जीवन में, ठीक है। लेकिन वो मुस्कुराए, उन्होंने सुना उसको, पायलट ही वहीं बैठे हुए थे। उनका सबका मतलब था कि यात्रा डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, बाकी गो टू हेल जिसे अपन कहते हैं आपसी बातचीत में, ठीक है। यात्रा युवराज की निकल गई, इसमें कोई नहीं बोलेगा, इधर ना उधर, चुपचाप बैठ जाइए, और 20 दिन के लिए चुपचाप बैठ जाइए, बाकी फिर देखेंगे जो होगा। तो न तो उन्होंने सरकार की कोई रणनीति भी डिस्कस किया उस बैठक में, न कोई 4 साल की उपलब्धियों की बात हुई बैठ के, न कोई 23 का चुनाव जीतने की बात हुई, न कोई और बात हुई। बात ये हुई कि सब चुप, बस एक चुप, और राहुल गांधी यात्रा तक कोई नहीं बोलेगा, फिर कि फिर देखेंगे, दैट रीजन। तो ये स्थिति है। तो ऐसा सीज़ फायर जो है और वो कब तक रहेगा भगवान जाने, और सीज़ फायर के फिर क्या मायने रहेंगे। अगर आपने तय कर दिया है कि चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत है और वो कंटिन्यू कर रहे हैं जैसा दिख रहा है, ठीक है ना सारा, तो सीज़ फायर ही है, तो कोई इशू नहीं है इसमें। सर, दो गुटों के बीच में जो इस वक्त आपसी खींचतान चल रही है, तो क्या मानी इसका राजस्थान की गवर्नेंस में कितना प्रभाव पड़ेगा? और एक सवाल और है, क्या कांग्रेस के रिपीट चांसेस पर भी इसका कोई प्रभाव पड़ सकता है 2023 के इलेक्शंस के मद्देनज़र? देखिए, गवर्नेंस पर प्रभाव पड़ता है जब चीफ मिनिस्टर पॉलिटिकल प्रेशर में होता है, और ये होता है कि यार ये एमएलए के काम नहीं करेंगे तो पायलट कहाँ चले जाएंगे, कहीं और चले जाएंगे, तो मन में इंस्टेबिलिटी आती है ना, सरकार इंस्टेबल होती है, तो आदमी खुश करने की कोशिश करता है उन सबको, नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी है। खुश करने प्रोसेस में क्या गलत काम भी करने पड़ते हैं दबाव में आके, हालांकि या कहा यही जाता है कोई दबाव में गलत काम नहीं हो रहा, लेकिन हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता, खुद को भी कई दफ़े सिफारिशें माननी पड़ती हैं एमएलए की। तो राजस्थान में स्थिति ऐसी है जो दूसरी स्टेट्स में होती है, दैट वे कि एमएलए के लिए फ्री फॉर ऑल हो गया है, आप चाहे जो काम ले आइए ला करके अफसरों पे, और फील्ड के अंदर जो है अफसरों के साथ में दुर्व्यवहार भी है, ब्यूरोक्रेसी के साथ में, ब्यूरोक्रेसी और पब्लिक जो रिप्रेजेंट, इनका व्यवहार अच्छा आपस में नहीं है। आम धारणा ये है कि अगर आधे एमएलए नहीं बदलेंगे तो चुनाव हार जाएंगे, और इसका खामियाजा पार्टी को उठाना पड़ेगा, दैट वे है। तो बेसिकली है कि 2023 में अगर चुनाव हुआ तो प्रभाव पड़ेगा। कुल मिला के ये हुआ है कि अनफॉर्चुनेटली ये जो राजस्थान में
चलिए जो विवाद कह दीजिए, कन्फ्रंटेशन कह दीजिए, जो झगड़ा पायलट गहलोत कैंप्स का है, इससे गुड गवर्नेंस को जो गहलोत का बेसिक मॉडल है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। एमएलएज बहुत हावी हो गए हैं, उचित अनुचित काम के लिए दबाव डालते हैं, फील्ड में करते हैं, और इसका खामियाजा अल्टीमेटली पार्टी को उठाना पड़ेगा। या तो अशोक गहलोत 100 सीट बदल दें इनकी, नहीं तो हार का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। सर, राहुल की जो यात्रा है भारत जोड़ो, इसमें 2023 में इसका क्या लाभ मिलेगा कांग्रेस को? कांग्रेस का लाभ तो देखो, मैंने आपसे कहा ना, तब तक ये जब चीज़ें सेटल होंगी, इतना लाभ तो देखो होता ही है। एक स्टेट के अंदर से एक बड़ा लीडर आया, सब लोग साथ साथ चल रहे हैं, फ़ोटो बड़ा अच्छा खींचता है, देखने के अंदर सब होता है, तो इसका एक कह लीजिए सिंबॉलिक लाभ तो मिलेगा। दैट वीक मोरल बढ़ता है कार्यकर्ता का, जो है डिपेंड राहुल के व्यवहार पे करेगा इसका, कि ये रेगुलर उनका शो है या कि यात्रा के बाद फिर वो ऑन ऑफ हो जाते हैं, ये देखने की बात है। राहुल गांधी का नया अवतार जो हुआ है यात्रा के अंदर, ये कंटिन्यू करता है या नहीं, और ये फैसले लेते हैं कि नहीं, या इसी तरह चल दिए, एक इवेंट की तरह चल दिए भाई, जहाँ चल दिए वहाँ 40 किलोमीटर कसरत करने लग गए, फिर कुछ और करने लग गए, फिर बच्चों को गले लगा लिया। मतलब इवेंट है या एक सीरियस यात्रा है? और मैं कहता हूँ चाहे इवेंट है चाहे सीरियस यात्रा, लेकिन ये तय है कि राहुल गांधी को कांग्रेस के इससे बेनिफिट हुआ है, इसमें कोई डाउट नहीं है, केरल से लेकर राजस्थान तक। अब देखना ये कि इसके जो बेनिफिट्स हैं, इसके लाभ हैं, वो स्थायी रहते हैं या नहीं, उनको आगे फर्दर आप कंसोलिडेट करते हैं या नहीं, इट इज़ टू बी सीन। सर, केरल से लेकर राजस्थान के बीच में कर्नाटक में एक बहुत खूबसूरत तस्वीर देखने को मिली, जब राहुल गांधी ने सोनिया गांधी जी के झुक के पैर जूते पहनाए उनको और लेस बांधी। आपको लगता है कि इससे जितने भी भारतीय नागरिक हैं, घर हैं, और ख़ास तौर पे महिलाएं, उनको कोई इम्पैक्ट आया होगा, कोई इमेज चेंज राहुल गांधी की लगी होगी? निश्चित तौर पे हुई होगी। दैट वाज ए वेरी इमोशनल पिक्चर। हालांकि कई बार एक तस्वीर से राज बदल जाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं उसके अंदर, और आज तो 156 आ गया जो है ना। तो हाँ, क्योंकि आप में उसको एनकैश करने की रेगुलरिटी नहीं है ना, पंक्चुअलिटी नहीं है उस बात के अंदर, कंटिन्यूटी नहीं है उस बात की, जो है तस्वीर बहुत अच्छी थी, उसको दिल को छुआ लोगों ने। और आम तौर पे माँ बाप की निगाह में घर में होता है ना, कि यार मेरा एक बिगड़ा हुआ बच्चा है, एक घर में होता है, तो क्षमा कीजिए, मैं राहुल गांधी के लिए नहीं कह रहा कि बिगड़ा हुआ बच्चा है, लेकिन माँ बाप के मन में एक भाव रहता है इस तरह का कि अरे पता नहीं कभी कहाँ चला जाता है, कभी कहाँ चला जाता है, क्या करता है, एक ऐसी छवि, पर छवि ऐसी बना दी है, कोई कुछ कहता है कुछ कहता है, उस सारी छवि को तोड़ा इस फोटो ने। और करोड़ों भारतीयों ने, खासकर स्त्रियों ने देखा कि यार ये तो आज्ञाकारी लड़का है, कुछ भी कहो, कुछ भी करता होगा, पिक्चर देखने जाता होगा और करता होगा, जैसे घर में करते हैं बात हम, लेकिन माँ बाप की सेवा तो करता है ये, जो है। तो बहुत ही वो अपने आप में इमोशनल तस्वीर थी, उसका इम्पैक्ट था। और कम से कम मैं समझता हूँ कि जो 35+ के लोग हैं, उनके दिमाग में तो राहुल गांधी की इमेज निश्चित तौर पे और अच्छी हुई होगी। तो क्या इस इम्पैक्ट का 2023 के जितने भी चुनाव हैं विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव में, ये इम्पैक्ट कहीं ना कहीं वोट मोबिलाइज कर पाएगा? कांग्रेस की झोली में वोट आएंगे सर? ये सब डिपेंड करता है राहुल गांधी के एटीट्यूड पे, उसके रेगुलर लाइफ पे, ऑन ऑफ नहीं करे वो। इस यात्रा को जो कंसोलिडेट करेगा तो आगे क्या करता है। यात्रा तो लेकिन लंबी है, 26 जनवरी है, 26 जनवरी चलो 1 महीने में आ जाएगी, लेकिन अगर राज्यों में जो पेंडिंग इश्यूज उनको आपने सुलटाया नहीं, राज्यों के लिए नीतियाँ नहीं बनी, पुराने कद्दावर नेताओं को अगर आपने अपने साथ में नहीं लिया, युवा पीढ़ी को साथ में प्रॉपरली नहीं लिया, जिम्मेदारी साथ, अगर आपने तालमेल नहीं बैठाया, मेरा मतलब है कि वो जो अघोषित पार्टी प्रेसिडेंट बने हुए हैं, वो उस रोल को कैसे प्ले करते हैं, इस यात्रा के बेनिफिट उनको कैश करना होंगे कि नहीं, तो उसी पे डिपेंड करता है, उनके व्यवहार। और साथ में उनके 2 रिमोट कंट्रोल हैं, जो सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी, उन पे डिपेंड करेगा कि वो कितना फ्री हैंड देते हैं, करते हैं नहीं करते हैं। भाई बेस्ट ऐसा खुद पार्टी प्रेसिडेंट बन जाते हैं, ये क्या लुका छिपी हो रही है? कभी यात्रा में जा रहे हैं, कभी कहाँ जा रहे हैं, आप पार्टी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते, आप इलेक्टेड ब्राइड हैं, क्यों यार ये बताओ मुझे, जो है कम ऑन द फ्रंट कि हाँ मैं लड़ूंगा मोदी से। सामने नरेंद्र मोदी है, अमित शाह है, कोई अप्पू टप्पू थोड़ी है सामने जिसके आप लड़ने जा रहे हैं इस तरह से। वो 2 महान विशालकाय मूर्ति हैं इस तरह की, उनके आप नीचे से पकड़ेंगे, खड़े होंगे, उनके नीचे देखेंगे इतनी ऊंची है क्या। मैं भी गया था वहाँ गुजरात में, तो मैंने सरदार पटेल की मूर्ति नीचे खड़ा हुआ, मेरी गर्दन ही मुड़ गई देखते हुए, कितनी ऊंची मूर्ति है। तो देश की राजनीति में नरेंद्र मोदी, अमित शाह इतनी ऊंची मूर्ति हैं, उन तक पहुँचो तो सही, पहले देखो तो सही, उस पर चढ़ने के बाद तो बाद में करोगे ना आप, दैट वे जो है। तो ऐसा कुछ निश्चित नहीं कहा जा सकता कि कितना लाभ होगा कितना लाभ नहीं होगा, जब तक राहुल गांधी खुद जिम्मेदारी नहीं लेते, या फिर जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाओ, एक्चुअल में खड़गे जैसे आदमी को एक्चुअल में रियल अध्यक्ष आप बना दो किसी उसको, और 4 लोग जोड़ दो, वो फैसले करें, वो हो नहीं सकता। गांधी परिवार के बिना कांग्रेस का कोई भविष्य देश में नहीं, ये भी बात तय है। इसलिए ये जो उहापोह है, इसी में चलते रहेंगे, वक्त निकल जाएगा। आज बीजेपी 156 पे, कल देख लेना बीजेपी 172 पे मिलेगी आपको,
और आप अगर 25 पे हो तो कल आप 18 पे मिलोगे, अगर आपकी ये स्थितियाँ रहेंगी तो। बिल्कुल सर, इन सब के बावजूद लेकिन राजस्थान में जो उपचुनाव हुआ, 8वीं बार राजस्थान में उपचुनाव कांग्रेस ने जीता सरदार शहर, ये वो है तब दोनों ही पार्टियों में जाट प्रदेश अध्यक्ष है, फिर भी बीजेपी नहीं जीत पाई, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये सब अशोक गहलोत है। राजस्थान में मैंने पहले भी कह चुका हूँ कई बार कि राजस्थान में कांग्रेस का मतलब कई सालों से रहा है अशोक गहलोत, कांग्रेस कांग्रेस अशोक गहलोत, ठीक है। बहुत बार तोड़ने की कोशिश हुई है लेकिन टूटा नहीं, ठीक है, वही चला रहा है। तो ये चूँकि वैसे भी चीफ मिनिस्टर बाई इलेक्शन में होता है, दैट वे है ना, ठीक है। पायलट के लोग कहते हैं कि उसमें हम 6 साल हम रहे तो पार्टी हम जिता के लाए, किया साहब, वो ठीक है, सब बातें अपनी जगह हैं, ठीक है ना। लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है दैट वे, या जिसको आप कंक्लूड करते हैं, ठीक है, तो राजस्थान में कांग्रेस का मतलब अभी तक यही रहा है अशोक गहलोत। तो 9 में से 7 जीत गए, 8 जीत के, जितने भी जीत गए वो लोग जो है, तो सरकार का मतलब एक उपचुनाव में वैसे भी रहता है इस तरह का, तो उनकी जो मैनेजरियल कैपेसिटी है, और इसमें तो कोई डाउट है नहीं ना कि अशोक गहलोत एक अच्छे संगठन करता रहे शुरू से। मुख्यमंत्री तो बाद में बने, और मुख्यमंत्री बनकर उन्होंने एक्सपर्टाइज ऐसा कर लिया उन्होंने अपने आप के अंदर कि वो संगठन को तो रह गए नंबर 2 पे, और वो मुख्यमंत्री रोल को 2 में अगर कंपटीशन हो पुरस्कार दिया जाए तो मुख्यमंत्री रूप में जो उनको है, उनका जो हो गया एक्सपर्टाइज, वो उससे पार्टी चीफ से बेटर हो गया है जो पार्टी चीफ हुआ करते थे। तो बेसिकली ये जो उपचुनाव की जीत है, इसका ज़्यादा कारण अशोक गहलोत है, इसमें किसी राहुल गांधी या सोनिया जी या किसी और का कोई रोल नहीं है। ठीक है, तो ये तो रही राजस्थान की बात। अब बात उत्तर प्रदेश की करते हैं, आपका एनालिसिस चाहूँगी। उपचुनाव में किस तरीके से आप देखते हैं जीत को? खासतौर से रामपुर में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत हुई है जो कि आजम खान का गढ़ माना जाता है, इसके क्या मायने निकाले जाएँ? निमाने की भगवा लहर है, और दूसरा ये है कि मुस्लिम वोट खुद खिलाफ गया उसके, खाली भगवा लहर से हो नहीं सकता। 62% मुस्लिम मतदाता हैं उस कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, 7-8 बार वो खुद जीत चुके हैं वहाँ से। आप देखिए 65-62 साल में शायद ये पहली बार हुआ है कि हिंदू वहाँ से जीता है, 33,000 वोट से जीता है वहाँ पे। चुनाव से पहले मुझे एक बार फ्लाइट में मिल गए थे सज्जन वहीं के, उस इलाके के, तो उन्होंने कहा मुस्लिम बड़ी संख्या में इसके खिलाफ हो गए हैं क्योंकि बहुत इसने पद का दुरुपयोग किया वहाँ अपने टाइम में। हो ही जाता है जब आप लोकल मठाधीश हो जाते हैं तो कुछ लोग खिलाफ भी हो जाते हैं आपके, दैट वे। तो मुस्लिम मतदाताओं ने भी काफ़ी अच्छी संख्या में उसके खिलाफ मतदान किया है, तब जाके ये सफलता मिली है। लेकिन बीजेपी के लिए बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। योगी चीफ मिनिस्टर जो हैं उनके लिए बहुत बड़ा एक उपलब्धि है दैट वे जो है कि उनके कार्यकाल में, भाई योगी तो देखिए स्टार ऑपरेटर तो है ही ना, स्टार कैंपेनर तो है ही। अभी गुजरात में भी योगी गए थे तो कितना अच्छा उनका रेस्पॉन्स था लोगों का, दैट वे जो है। तो लोग कहते भी हैं ना कि नरेंद्र मोदी अमित शाह के बाद उस तरह से देखा है तो योगी पॉपुलरिटी क्राउड पुलर के रूप में सामने आते हैं। तो योगी का सिरा ऊंचा है, उनका जो भी एजेंडा या घोषणा पत्र या जो भी एक काम करने का है रूट चार्ट है, उसमें आजम खान और इन लोगों की जो हार है बहुत बड़ी उपलब्धि है उनके लिए। सर, अपने सारे प्रयासों के बाद, राजनीतिक प्रयासों के बावजूद योगी क्यों नहीं दिला पाए मैनपुरी की प्रेस्टिजियस सीट? सामने कभी कोई कैंडिडेट ऐसा आ जाता है जिसकी जीत में और अपनी हार में सहमति सी हो जाती है। मुझे ये नहीं लगा कि योगी जी अंदर से दुखी होंगे डिम्पल की जीत से। ठीक है, शासन प्रशासन का पूरा रोल था, सब पे एक तरह से होता ही है प्रेशर ब्यूरोक्रेसी का फील्ड के अंदर भी, यार कुछ भी करो ये तो ज़रूर जीतना अपने को, डिम्पल को हराना अपने को। लेकिन मन ही मन अगर देखें, मुझे लगता है नरेंद्र मोदी भी अंदर से खुश होंगे, अमित शाह भी एक तरह से मतलब नाराज़ नहीं होंगे या अनप्रेजेंट नहीं होंगे। कुछ लोग, कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं, वो महिला हैं, वेरी डिसेंट, वेरी जेंटल, वेरी डिग्निफाइड फेस, उनका चेहरा ही ऐसा है। और आप देखिए शिवपाल सिंह साथ आ गए पार्टी के अंदर। अब मेरा पक्का मानना ये कि वो शिवपाल जी घर गई होंगी, उन्होंने कहा होगा अंकल पाँव छुए होंगे और कहा होगा मैं चुनाव लड़ रही हूँ, आपका आशीर्वाद लेने आए होंगे, पिघल गए होंगे शिवपाल। भारतीय नारी और भारतीय पुरुष, कब तक नारी के वेल ना करो आप, हो जाता है सारा। तो उन्होंने कहा ठीक है बेटा मैं तो आता हूँ तुम्हारे साथ और पार्टी और मिला देता हूँ। पार्टी मिला दी उन्होंने वहाँ से। मैंने 1-2 बार उनको देखा है यूपी के अंदर, बहुत ही डिग्निफाइड, डिसेंट, पॉलिटिकल होते हुए भी वो अपॉलिटिकल, नॉन पॉलिटिकल सा फेस हैं। और उनको ये जो जीत हुई है, ठीक है, एक स्वस्थ लोकतंत्र जिसे कहते हैं, हर किसी को मौका मिलना चाहिए इसमें आने का, तो ठीक है हुआ है। योगी जी अपेरेंटली लग रहा होगा, जैसे आपने सवाल पूछा कि वो कैसे हार गई, योगी जी क्यों नहीं जिता पाए, लेकिन मन ही मन योगी जी सोच रहे होंगे कि मेरे 400 लोगों में ठीक है एक व्यक्ति ऐसे भी आता है और महिला है, ठीक है। सर, उत्तर प्रदेश की खतौली सीट की अगर मैं बात करूं तो आरएलडी उम्मीदवार की जीत को आप किस तरीके से देखते हैं? क्या माने ये कि यूपी की राजनीति में आरएलडी का ये रिवाइवल है? और रिवाइवल थोड़ा बहुत तो होता ही है किसी पार्टी का, इसलिए जो ख़त्म है मोर और लेस या बिल्कुल एक साइड लाइन है, क्योंकि चुनाव सामने नहीं है, अभी इसलिए चुनाव आएंगे 2024 में, तो कह सकते हैं टू सम एक्सटेंट के रिवाइवल है, टोकन सिंबॉलिक रिवाइवल है। खतौली और मैनपुरी की बात हो रही है तो वहाँ पर ये हार, और वहीं रामपुर में बीजेपी की अप्रत्याशित जीत।
इसका असर आप क्या देख रहे हैं राजनीतिक क्षेत्र में और प्रशासनिक क्षेत्र में भी? इसमें तो ये कि जहाँ जहाँ यूपी में खासकर मैं असर ये देखता हूँ इसके अंदर कि एक तो मंत्रिमंडल विस्तार होगा तो जो आदमी हरा के आया है उसको हो सकता है सिम्बॉलिकली उसको अपग्रेड करने के लिए उसको मंत्री बना दिया जाए। जो मुस्लिम इलाके में हरा के आया आजमगढ़ के वहाँ मिस्टर तिवाड़ी या जो भी कोई हैं जो 33,000 वोट से जीते हैं, हो सकता है उनको मंत्री बना दिया जाए। और अफसर जिन्होंने अच्छा काम नहीं किया तो कुछ साइडलाइंड हो जाएंगे। आमतौर पर ब्यूरोक्रेसी में होता है कि सीएम साहब ने कहा था ये तो हर हालत में जीतनी है, नहीं जीते, और उनको मन से लगा कि मैं वाकई सीरियस था कि सीट जीतनी चाहिए, फिर भी नहीं जीते, तो एक सिंबॉलिक हो गया। अफसरों के हाथ में तो होता क्या है, लेकिन परंपरा है लोकतंत्र में कि एसपी को हटा के वहाँ लगा दिया, आईजी को वहाँ लगा दिया, ये थोड़ी उठापटक हो सकती है। तो साइड इफेक्ट इस तरह के इसके थोड़े बहुत हो सकते हैं और कोई ज़्यादा इसमें नहीं। योगी इज़ इन कमांड इन उत्तर प्रदेश एट द एंड। ठीक है सर, गुजरात में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत हुई, लेकिन इसके परिप्रेक्ष्य में अगर मैं बात करूं दिल्ली एमसीडी की, तो बीजेपी की यहाँ पे हार को आप किस तरीके से देखते हैं? कहाँ की बात है? एमसीडी इलेक्शंस की अगर मैं बात करूँ। एमसीडी में तो देखिए है, हार को तो उस तरह से नहीं कहा जा सकता क्योंकि जो उम्मीद थी उससे ज़्यादा सीटें वो लोग लाए हैं। केजरीवाल का जो तूफ़ान होता है, जो सुनामी होती है, उसको देखते हुए तो ठीक है, चुनाव में हार जीत चलती रहती है। दे परफॉर्म वेल जिसे कहना चाहिए। अब वो उतना नहीं बना पाए और केजरीवाल का चूँकि दिल्ली में उसका है रोल, चाहे वो एमपी का चुनाव लड़ो आप, चाहे असेंबली का चुनाव लड़ो, कोई लड़ो, तो केजरीवाल तो एक फैक्टर है दिल्ली के अंदर। तो लेकिन बीजेपी परफॉर्म बेटर देन एक्सपेक्टेड। क्या सचमुच एमसीडी का चुनाव जीतकर भी हार गए केजरीवाल? भाजपा के इस परसेप्शन को कैसे देखते हैं आप? आप यूँ कह सकते हैं कभी कभी कि उसने कहा था कि मैं इतनी सीटें लाऊंगा, स्वीप करूंगा, वो स्वीप नहीं हुआ। 134 104 क्या डिफरेंस है? केजरीवाल को आदत है 134 और 34 की सामने जिस तरह से स्वीप करने की, तो स्वीप नहीं हुआ। तो किसी ने ये सही कहा है कि ये तो जीत के भी हार गए। टू दैट जस्ट। सर, दिल्ली में बीजेपी को अभी भी इस बात की उम्मीद है कि मेयर तो उन्हीं का बनने वाला है, आपको क्या लगता है? 10 दिन पहले उम्मीद थी, आज नहीं लगती मुझे। बीजेपी के एक नेता ने ऐसा कहा था कि अभी तो बाकी है चुनाव मेयर का, उससे संकेत मिले थे कि शायद बीजेपी कुछ करेगी, कुछ लोग वहाँ से टूट के आएंगे, जो भी कुछ होगा। लेकिन अब तो जो उनके जो स्टेट के चीफ हैं आदेश कुमार जो हैं, उन्होंने कह दिया कि नहीं भाई ऐसा कोई नहीं, उप महापौर और महापौर इन्हीं का होगा। अच्छा है, स्वस्थ लोकतंत्र है। आप चुनाव में हार गए तो उस मैंडेट का सम्मान कीजिए। और बीजेपी कच्चा काम कभी नहीं करती है, इसलिए मान के चलिए बीजेपी कैंडिडेट तभी खड़ा करती है जो उनके हाथ में पत्ते होते हैं। अब चूंकि उन्होंने सोचा होगा कि ठीक है इतना राज अपने पास है कि इनको भी जाने दो थोड़ा, तो ठीक है, तो नो चांस ऑफ एनी गड़बड़ इन महापौर। तो सर अब बना तो लेंगे महापौर भी अपना, लेकिन चुनौतियाँ क्या क्या होंगी सर केजरीवाल की दिल्ली में एमसीडी जीतने के बाद? चुनौतियाँ तो एमसीडी की गवर्नेंस की हैं। देखिए बेसिकली गवर्नेंस ये होता है कि गार्बेज फ्री दिल्ली उन्होंने नारा दिया है, कचरा हटाओ। अब कचरा हटाओ तो ऐसा नारा है कि युगों से सदियों से चला रहा है। कचरा बहुत कोशिश करते हैं, प्रधानमंत्री ने बहुत कोशिश की स्वच्छ भारत की, 60-70% सक्सेस हो गई, 30% कचरा फिर भी बाकी होगा ना सड़कों पे इधर उधर जो है दैट वे। तो ये भी क्या है कि एसिड टेस्ट है इनका, तो लेट अस सी। और फिर लोगों को होता है फ्री बिजली पानी कितना दे पाते हैं, फाइनेंसिस की क्या स्थिति रहती है। दीज ऑल आर चैलेंजेस, क्योंकि इम्प्रैक्टिकल अनाउंसमेंट्स करते हैं ना आप वाले कई दफ़े जो है। तो लेट अस सी, भाई बेसिकली तो ये है उनका गार्बेज हटाओ। गुजरात की भी बात हो गई, हिमाचल की भी हो गई, दिल्ली की भी हो गई, अब महाराष्ट्र कर्नाटक की भी बात कर लेते हैं। बहुत ही ज़्यादा सीमा को लेकर दोनों राज्यों के बीच टकराव आजकल देखने को मिल रहा है। तो इस विवाद का अंत कब होगा, कैसे होगा? दोनों ही राज्यों में बीजेपी की सरकार है। विवाद थोड़ा सीरियस है, लेकिन क्या है कि दोनों चीफ मिनिस्टर्स को उन्होंने बुलाया है अमित शाह ने 14 तारीख को, और उनका डंडा चलता है, सब ठीक हो जाता है। तो यहाँ भी डंडा चलाएंगे। अब ये भी बात तो ऐसे हैं कि जब चाहे जब ख़त्म कर दो, जब चाहे जब कर लो। पहले नागालैंड त्रिपुरा का चलता रहता था, वहाँ पे जो है असम में चलता रहता था जो है। अब एक नया विवाद यहाँ खड़ा हो गया है, चुनाव सिर पे है वहाँ पे, एक ज़िले का सवाल है। क्या फ़र्क पड़ता है, जो यहाँ है तो उसको वहाँ पड़ा रहना था, ज़बरदस्ती क्यों मुद्दा बना रहे हो, क्यों उठा रहे हो? ये राजनीति है। महाराष्ट्र वाले सोचते हैं हमें गेन होगा, वो सोचते हैं हमें नुकसान होगा। बट आई एम श्योर 14 तारीख को दोनों आ रहे हैं, अमित शाह सुलटा देंगे इसको। और सर क्या शिंदे और उसके साथ ही देवेंद्र फडणवीस की जोड़ी को आप किस तरीके से देखते हैं? क्या बीएमसी का चुनाव ये जीत पाएंगे? और ख़ास तौर से मुंबई की राजनीति की बात करूं तो ये बीएमसी का चुनाव कितना महत्वपूर्ण है? देखिए दो बातें हैं, एक तो जोड़ी की बात है और एक बीएमसी की बात है बेसिकली। तो जोड़ी तो है ज़रूर, बट द रियल चीफ मिनिस्टर इज देवेंद्र फडणवीस। ऑल मतलब प्रैक्टिकल दिस थिंग जो है, फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पजेज जो है, द रियल चीफ मिनिस्टर इज़ नॉट शिंदे।
इट इज़ देवेंद्र फडणवीस जो है ये। उनका तालमेल है बहुत अच्छा, वो मुख्यमंत्री कुर्सी पे हैं, सब हैं, लेकिन बम्बई जब मैं जाता हूँ मैं लोगों से यही सुनता हूँ कि भी रियल कमान जो है, डिसाइसिव जो मैंडेट है, डिसाइसिव चीज़ें दिल्ली वालों का भी वो उनके पास है। और बाकी ठीक है, जोड़ी उनकी अच्छी है। बीएमसी की जो बात है, बीएमसी बहुत वाइटल सब्जेक्ट है। चुनाव होने वाले हैं वहाँ पे, कब करेंगे? जल्दी करेंगे, तो 4 महीने में करेंगे चुनाव वहाँ पे। 65,000 करोड़ का बजट है, एक राज्य सरकार के बजट के बराबर है। और दूसरी खास बात क्या है कि वहाँ का फंक्शनिंग ऐसा है, चाहे वो रियल एस्टेट वाले हों, पानी बिजली वाले हों, दूसरे ट्रांसपोर्ट वाले हों, वो सबका बीएमसी में काम पड़ता है। तो बीएमसी वहाँ का एक तरह से पैरेलल चीफ मिनिस्टर का रोल होता है बीएमसी कमिश्नर का। हर कोई चाहता है मेरा व्यक्ति आए। तो मैंने सुना कि शिंदे भी चाहते होंगे कि मेरा व्यक्ति आए जब सरकार बनी थी। तो अभी जो लगे हुए हैं इकबाल सिंह चहल, वो कोरोना हीरो हैं कंट्री के अंदर। कोरोना में उन्होंने अद्भुत काम किया हुआ है, सारा देश उनको मानता है, सरकार मानती है, केंद्र सरकार मानती है। तो उनके मन में होगा कि इनको 3 साल हो गए हैं, तो ठीक है, अभी कोई दूसरा आदमी ले आए यहाँ पे करके जो है। तो फडणवीस को बात पता लगी। फडणवीस इनके गॉडफादर टाइप हैं, होता है ना, हर अफसर का किसी किसी पॉलिटिशियन से रहता है। फडणवीस सोचते हैं कि मैं चीफ मिनिस्टर, वो बहुत ईमानदार मुख्यमंत्री रहे हैं फडणवीस जो है, वो सोचते हैं बड़ा ईमानदार आदमी, मेहनती है, काम कर रहा है, इतना अच्छा बम्बई कंट्रोल किया कोरोना के अंदर, क्यों हटा रहे हो भाई उसको? तो सीएम से बात करके मैंने सुना कि उन्होंने उसको रुकवाया। तो वहीं है वो, तो चुनाव उनकी देखरेख में ही वहाँ पे होगा, दैट वे जो है। फिर अभी ये भी सुना कि देखो राजनीति में क्या ना, करेज कन्विक्शन बड़ा करता है, मैटर करता है। और राजनीति में ये भी होता है, कोई अफसर किसी नेता के आसपास है तो पॉलिसी हमेशा ही रहती है, या पॉलिटिकल बॉस और उसकी रहती है, आवर मैन इज़ ऑलवेज राइट। जो लोग इस तरह का रखते हैं वो लोग बहुत लंबे चलते हैं राजनीति में। वो चाहे रिश्ता मिनिस्टर एमएलए के बीच का हो, वो रिश्ता चाहे सीएम और मिनिस्टर के बीच का हो, वो रिश्ता चाहे सीएम या मंत्री ऑब्लिक अफसर के बीच का हो। तो ये बात जब थी तो ये चर्चा चली कि भाई उनको सेक्रेटरी का प्रमोशन उनका हो गया है, जो कमिश्नर हैं अभी। तो सेक्रेटरी तो भारत सरकार में बैठते हैं दिल्ली आकर के, तो चलो इस बहाने दिल्ली आ जाएंगे, महत्वपूर्ण मंत्रालय को उनको करा करू देंगे वहाँ पे। फडणवीस नहीं चाहते थे कि वहाँ से वो हों, लेकिन वो ये भी चाहते थे प्रमोशन तो मिले। तो मैंने सुना कि 5 दिन वो दिल्ली यहाँ आके बैठे जो है, और प्राइम मिनिस्टर से हाथ जोड़ा और उन्हें जो भी कुछ कहा होगा। तो वहाँ ऐसा फीडबैक था एजेंसीज़ का कि ही इज़ उद्धव ठाकरेज मैन जो है ये। तो उन्होंने कहा नो, ही इज़ माई मैन, ही इज़ नॉट उद्धव ठाकरेज मैन। तो प्राइम मिनिस्टर या जो दूसरे अफसर हैं उन्होंने सुना होगा उनकी बात को, और अल्टीमेटली उनका प्रमोशन हो गया वहाँ, वो बम्बई में काम कर रहे हैं इस तरह से। तो मैं कहने का मतलब ये बीएमसी इज़ वेरी क्रूशियल वहाँ पे जो है। और चुनाव की बात है, अब जो बम्बई के हालात हैं तो नेचुरली शिंदे और फडणवीस की जो जोड़ी है वो चुनाव जीतेगी, ऐसा मेरा आकलन है इसके अंदर। और रही बात चीफ मिनिस्टर की, तो 2 शब्द उनके बारे में कि बड़े खुले दिल के आदमी हैं। मैं बम्बई गया तो मैंने सुना वहाँ, मेरे एडिटर ने और दूसरे लोगों ने बताया कि बहुत ही मतलब कि शुरू में ऑटो रिक्शा चलाते थे जिसे कहते हैं। तो देखो कहाँ से कहाँ पहुँचा। ये लोकतंत्र में हो सकता है, ये मोदी अमित शाह के टाइम में हो सकता है कि ऑटो रिक्शा चलाने वाला आदमी एक मुख्यमंत्री बन जाए, जो है ये मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन अपने बेस को भूले नहीं, ग्रास रूट को भूले नहीं। तो आज जब ये बर्थडे उनका आता है तो ऑटो रिक्शा वालों के पास जाते हैं, वहाँ बीच में जाके वहाँ पे सबको मैंने सुना कि 5-5 लाख रुपए भी दे देते हैं लोगों को कि ठीक है मैं इसी जमात में था, सबके साथ था। किसी की बेटी की शादी है तो सुना कि 2 करोड़ भी दे दिए उसको जो है, और फिर का वापस लेने देने मत आना। तो मतलब क्या है, कुल मिला के ऐसे ऐसे लोग हैं राजनीति में आज, दैट वे जो है। तो शिंदे ये सक्सेस स्टोरी दैट वे, उनका भी ये है कि राजनीति में लेन देन तो चोली दामन का साथ होता है, लेकिन मैं पर्सनल के लिए कुछ नहीं करूँगा। मुझे कोई ज़मीन जायदाद प्रोजेक्ट फ्लैट कुछ नहीं चाहिए। जो मेरे रिसोर्सेज हैं मेरे चुनाव में काम आएंगे, पॉलिटिकली काम आएंगे जी। इसीलिए इस बार जो चुनाव का सारा झगड़ा चला, एमएलएज आए, तो रिसोर्सेज मस्ट हैव प्लेड इट्स रोल, प्रैक्टिकल बात है लाइफ में जो है। तो शिंदे और उनकी जोड़ी फिट है वहाँ पे, और चुनाव जीतेगी बीएमसी का, ऐसा मुझे लगता है। एक अंतिम सवाल सर अब हम आपसे करेंगे, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार की जो आर्थिक अपराध शाखा है ईओडब्ल्यू, उसने उद्धव ठाकरे और अन्य के खिलाफ जो जांच शुरू की है, आपको क्या लगता है कि उसका अंतिम परिणाम क्या होगा? ये बहुत सीरियस सवाल है। अंतिम परिणाम इसका वो हो सकता है जहाँ अनिल देशमुख और दूसरे लोग हैं, अंतिम परिणाम तो कुछ भी हो सकता है जी। अब क्या है कि एक बहुत सेट तरीका है आजकल, पहले झारखंड में था, अब दूसरे राज्यों में चला गया है। आप पीआई लगाइए हाई कोर्ट के अंदर और सीबीआई इंक्वायरी की डिमांड करिए, ईडी इंक्वायरी की मांग करिए। आप कौन सा हाई कोर्ट है जो ना कहेगा दैट वे? और पॉलिटिक्स में पैसा सबके पास है, धन संपदा संपत्ति सबके पास है। तो 4 बता देते हैं मकान, ये मकान जो एक्चुअल में 1 करोड़ का होगा वो 10 करोड़ लिख देंगे, ऐसे जोड़ के टोटल करके 100 करोड़ रुपए भेज देंगे। हाई कोर्ट में वकील खड़ा हो जाएगा, इंक्वायरी ऑर्डर हो जाएगी, इंक्वायरी में फंस जाएंगे। चोरी से 1 रुपये की चाहे 100 रुपये के बराबर है, फंस जाएंगे तो जाएंगे, पुलिस रिमांड पे ले लेगी, बेल जेल में रहेंगे 2-4 महीने, जमानत हो जाएगी। प्रोसेस है इस तरह का। ये तो अंतिम परिणाम तो बड़ा भयानक
और चिंता का है। तो अब क्या हुआ है कि उद्धव ठाकरे के खिलाफ किसी ने वहाँ पे लगा दी कि इनके जो है ना डिसप्रपोर्शनेट असेट्स, एक वर्ड होता है जी डिसप्रपोर्शनेट टू योर नॉन सोर्सेज ऑफ इनकम, जी कि आपको जितने पैसे होने चाहिए थे अवैध संपत्ति आपके पास है। तो हाई कोर्ट ने फैसला रिजर्व कर लिया है उस पर जो है। अब कल को मान लो हाई कोर्ट ने अगर ओके कह दिया कि ठीक है करो इंक्वायरी ईडी और सीबीआई, तो उद्धव ठाकरे धरे जाएंगे, क्योंकि बड़े बड़े तो लोग हैं ना, और सब ये तो एम्पायर तो हैं ही लोगों के। देखो इसमें प्रैक्टिकली तो यही बात है। तो एक नया इतिहास और से पॉलिटिकल मायने हो जाएंगे वहाँ पे, क्योंकि वो लोग अगर प्रोसिक्यूशन को फेस करते हैं इसलिए जा करके। और आरोप इस तरह का लगाया, वो सीएजी की इंक्वायरी अलग से बैठी हुई है कि 12,500 करोड़ रुपए के परचेजेज जो कोरोना के टाइम में बीएमसी में हुए, तो वो उस सरकार दे वर द बेनिफिशरीज, मतलब उद्धव ठाकरे एंड पीपल हिज क्लोज कॉन्टैक्ट्स, वो कहते हैं उनके बेनिफिशरी से, वो इंक्वायरी अलग से चल रही है। तो यू नेवर नो, इट इज़ ए वेरी वेरी क्रिटिकल क्वेश्चन विच यू रेज्ड, कि इसका अगर उन्होंने हाई कोर्ट ने ओके कर दिया तो इसका परिणाम कहीं भी जा सकता है। जी चलिए, वो तो देखना होगा कि इसका परिणाम क्या होता है। लेकिन हर एक मुद्दे पर आपने चर्चा की, और क्योंकि आपका विश्लेषण जेसी सर बहुत सटीक होता है। इससे पहले हमने किया था मोदी ऑल द वे, और उसी विश्लेषण के बाद आज हम एक्स फैक्टर मोदी की बात कर रहे हैं। इस प्रचंड जीत के बाद जो बीजेपी को मिली है गुजरात में हमने देखा है। लेकिन कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है, एक आपने सर्जरी की बात की जो गुजरात में बीजेपी ने किया, और ये सुपर सक्सेसफुल फॉर्मूला जो बीजेपी ने निकाला, इसने विपक्ष के माथे पर चिंता की शिकन तो खींच दी है। क्योंकि आने वाले वक्त में देखिए 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। साल 2024 की लड़ाई अब है नहीं, 2029 की है, ये आप पहले ही कह चुके हैं। तो विपक्ष कैसे खुद को तैयार करता है प्रधानमंत्री मोदी की उस लंबी लाइन को खींचे जाने के बाद? वो एक लंबी लाइन खिंच चुकी है और उनके पीछे खड़े हैं राजनीति के चाणक्य अमित शाह। बहुत बहुत शुक्रिया सर इस तमाम विश्लेषण में शामिल होने के लिए। गुजरात, हिमाचल, महाराष्ट्र, हर एक मुद्दे पर हमने चर्चा की, और इसी तरीके से जैसे शो का समापन करती हूं उन कुछ लाइनों के साथ जो प्रधानमंत्री मोदी ने सदन में दोहराई थी, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में, तुम भी अगर निकल सको तो चलो। कुछ इसी तरीके का संदेश देते हुए प्रधानमंत्री आगे निकल रहे हैं, और आने वाले वक्त में जो चुनावी पटल है वो बहुत दिलचस्प होता हुआ भी नजर आएगा। एक बार फिर से आपसे इसी तरीके से जेसी शो में मुलाकात होगी एक और मुद्दे पर चर्चा के लिए। फिलहाल के लिए एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, और आप लोग देखते रहिए भारत 24। नमस्कार।